हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं न्यू चाइनीज ड्रामा। कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि ये देश 9 भागों में बटा हुआ है और इन सबकी भौगोलिक स्थिति बिल्कुल अलग है। कहीं पर ज्यादा सर्दी पड़ती है तो कहीं पर सिर्फ पहाड़ है। और हमें बताया जाता है कि इस देश के जो किंग है उसके 9 बेटे हैं और देश के इन 9 भागों से 9 लड़कियों को चुना गया है, जो कि बहुत ही सुंदर अच्छे घर से होने के साथ साथ हर कला में पूर्ण और सांस्कृतिक है और वो काफी सभी भी है। और अब हमें दिखाया जाता है कि इन सारी 9 लड़कियों को किंग के पैलेस में लेकर जाया जा रहा होता है। अब हमें दिखाया जाता है हमारी कहानी की मेन लीड को, इसका नाम लू बेई है और लू बेई यहाँ बताती है कि वो एक गरीब फैमिली से, लेकिन जब उन 9 भागों से लड़कियों को चुना जाता तो उनका एक एग्जाम लिया जाता है। तो उस एग्जाम को लू बेई ने पास कर लिया था, इसीलिए लू बेई को भी अब पैलेस लेकर जा रहा है। और यहाँ लू बेई के पेरेंट्स उसे बहुत सारी चीजें याद करने को बोलते हैं, जैसे कि वो अपना इंट्रोडक्शन सबको कैसे देगी, वो अपनी फैमिली के बारे में क्या बताएगी और अपने शहर के बारे में, और वो उस शहर के बारे में कितना जानती है और उसे वहाँ कैसे बिहेव करना है। लेकिन लू बेई इन सबसे काफी परेशान होती है क्योंकि ये काफी शरारती है और इसे इन सब चीजों में तो इंटरेस्ट है ही नहीं। वो अपने पेरेंट्स को बोलती है कि मैंने सब कुछ याद कर लिया है। और लू बेई को खाना खाना काफी पसंद, तो वो खाना हमेशा अपने पास ही रखती है। और अब हमें दिखाया जाता है कि लू बेई की बग्गी आगे नहीं जा रही होती है क्योंकि उसकी बग्गी को गधे खींच रहे होते हैं। और यहाँ सड़क पर सारे लोग ये देखकर काफी उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। और अब गधे अचानक से रुक गए होते हैं और लू बेई के पेरेंट्स काफी परेशान होते हैं, लेकिन लू बेई यहाँ बोलती है कि मैं इसे संभाल लूंगी। और लू बेई यहाँ अपना आइडिया लगाती है, वो इन गधों के आगे खाने को लटका देती है, जिसे देखकर ये गधे आगे बढ़ रहे होते हैं। यहाँ सब लोग लू बेई की होशियारी देखकर काफी हैरान थे। लू बेई यहाँ अपने पेरेंट्स को बोलती है कि उसे पहले लेट नहीं पहुँचना है, तो वो अकेले जा रही है। और उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि ठीक है, तुम अच्छे से जाना। और अब हमें दिखाया जाता है कि पैलेस में यहाँ बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं जो कि लाइन्स में लगी हुई होती हैं और इन सबकी आइडेंटिटीज को चेक किया जा रहा है और तभी इन्हें अंदर जाने को दिया जा रहा था। और इन लड़कियों को अपना कोई भी सामान लेकर अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। और यहाँ जो लेडी गार्ड्स थी वो काफी स्ट्रिक्टली बिहेव कर रही होती है और वो सारी लड़कियों को बोलती है कि तुम में से सिर्फ 9 को ही चुना जाएगा, मेरे साथ अच्छे से बिहेव कर रहे हो तुम सब। और अब ली बेई की बारी आती है। जैसा कि ली बेई काफी स्मार्ट है, उसने अपना सारा सामान पहले ही बाहर निकाल लिया था। यहाँ पे गार्ड्स भी हैरान हो जाती है कि ये कुछ भी लेकर क्यों नहीं आई। तो ली बेई बोलती है कि मैं एक गरीब फैमिली से हूँ, तो इसीलिए मैं कोई भी सामान लेकर नहीं आई हूँ। और अब ली बेई को ब्रेसलेट देती है और अब वो जा रही होती है, तभी यहाँ पर खाना गिरता है। अब सब गार्ड्स ली बेई को चेक करते हैं और यहाँ ली बेई ने अपने कपड़ों के अंदर काफी सारा खाना छुपा कर रखा था और गार्ड्स उसे काफी डांटते हैं और बोलते हैं कि ये पैलेस है, तुम ऐसी हरकतें यहाँ नहीं कर सकती हो। तभी यहाँ पर एक दूसरी लड़की आती है, इसका नाम हाउजिया है और ये गार्ड्स को बोलती है कि आप लू बेई को मत डांटिए। और यहाँ लू बेई उसे देखकर हैरान होती है क्योंकि ये दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। और हाउजिया यहाँ गार्ड्स को उसने जो सेंट्स लाया था उसे दे देती है, इससे वो गार्ड्स भी उससे इम्प्रेस होते हैं। और अब हम देखते हैं कि ये दोनों बात कर रहे होते हैं और यहाँ हाउजिया लू बेई को बोलती है आज हम कितने टाइम बाद मिले और ना जाने अब हमारे साथ क्या होगा। हम सभी लड़कियों में से सिर्फ 9 लड़कियों को चुना जाएगा किसी न किसी प्रिंस के लिए, तो तुम्हें क्या लगता है कि हम उसमें चुने जाएंगे। और यहाँ लू बेई बोलती है कि हमें आगे का नहीं सोचना चाहिए, अगर हम यहाँ तक आ गए हैं तो शायद हम चुने जाएं। और इधर सारे प्रिंस को दिखाया जाता है और इन प्रिंस को सारी लड़कियों की तस्वीरें दिखाई जा रही और बोला जाता है कि आप लोगों को इन्हीं में से किसी एक को अपनी वाइफ चुनना होगा। और अब इधर हम देखते हैं लू बेई, हाउजिया और ये साओ शेंग है जो कि एक दूसरे राज्य की प्रिंसेस है और इसे भी इन लड़कियों के साथ चुना गया है। और यहाँ पर ये सब बात कर रहे हो सभी 9 राजकुमारों के बारे में। और यहाँ पर हाउजिया सबको बताती है कि राजा के 11 बेटे थे, इसमें एक की मौत हो गई और बचे 10, जिनमें 4 की शादी हो चुकी है। उनके पास उनकी लीगल वाइफ्स है और हम सबको यहाँ पर चुना गया सिर्फ 3 राजकुमारों के लिए। इनमें से 3 राजकुमार हम में से किसी तीन लड़की को चुनने वाले हैं अपनी वाइफ के लिए। और वो राजकुमार है छठे प्रिंस जैंग, चौथे प्रिंस और सेकंड प्रिंस जो कि सबसे बड़े राजकुमार है। और अब हमें यहाँ दिखाया जाता है
चौथे राजकुमार को, और इसका नेचर काफी सिली है, ये हमेशा बेफिक्र रहते हैं। और अब बताया जाता है सबसे बड़े राजकुमार की, और इसका नाम ये सॉन्ग है और ये काफी स्ट्रिक्ट है। और अब बताया जाता है छठे प्रिंस जैंग के बारे में, और ये काफी नाइस और काइंड है, लेकिन ये बचपन से हमेशा बीमार रहे हैं। और जो बड़े प्रिंस है वो छठे प्रिंस जैंग को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी मदर और प्रिंस जैंग की मदर एक नहीं है। और अब बताया जाता है कि प्रिंस जैंग बचपन से ही बीमार रहते हैं। और अब दिखाया जाता है प्रिंस जैंग को, और यहाँ उसके टीचर उसे बताते हैं कि जिन लड़कियों का चुनाव हुआ है तुम्हें उन्हीं में से किसी को अपनी वाइफ चुनना है। और यहाँ पे उसके टीचर उसे बोलते हैं कि तुम्हारे फादर यानी कि किंग तुम्हें पसंद नहीं करते हैं, और जो बड़े राजकुमार हैं वो कभी भी तुम्हें दरबार का हिस्सा नहीं बनने देंगे। और अगर तुम्हें दरबार का हिस्सा बनना है तो तुम्हें किसी ऐसी लड़की को चुनना होगा जो कि बड़े घराने की हो और उसकी रेपुटेशन भी काफी अच्छी हो, जिससे राजा के सामने तुम्हारी इमेज अच्छी होगी। और प्रिंस जैंग यहाँ बोलते हैं कि मैं इस बारे में सोचूंगा। और अब हमें किंग और क्वीन को दिखाया जाता है, जो कि इन सारी लड़का टेस्ट ले रहे होते हैं, उससे सवाल पूछा जा रहा होता है, और जो भी इन्हें पसंद आएंगी उन्हीं लड़कियों को तीनों प्रिंस के लिए चुना जाएगा। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि साओ सिया, लू बेई और साओ स्वांग को क्वीन और किंग अपने 3 राजकुमारी को लिए चुनते हैं। और इधर लू बेई और हाउसिया को देखते हैं, और इन दोनों ने तय किया है कि ये जाकर राजकुमार को देखेंगे ताकि ये तय कर सके कि इन्हें किन से शादी करनी है। और ये दोनों बिना किसी के नजरों में आए प्रिंस के पैलेस में चली जाती हैं। और इधर हम देखते हैं कि जो बड़े राजकुमार हैं वो 4th प्रिंस को डांट रहे होते हैं, और इधर छठे प्रिंस जैंग गेम खेल रहे होते हैं। तो बड़े राजकुमार यहाँ आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि वो उनके साथ इस गेम को खेलेंगे। लेकिन तभी यहाँ प्रिंस जैंग के पेट में काफी दर्द होने लगता है, और बड़े राजकुमार को लगता है कि प्रिंस जैंग सिर्फ बहाना बना रहे हैं। लेकिन प्रिंस जैंग का आदमी बोलता है कि सच में प्रिंस जैंग की तबीयत काफी ज्यादा खराब है, तो आप इस गेम को कभी और शुरू कीजिएगा। और यहाँ चौथे प्रिंस जैंग को लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर वो हाउसिया को देखते हैं और वो वहीं पर रुक जाते हैं। और वो प्रिंस जैंग को बोलते हैं कि वो उसके लिए मेडिसिन लेकर आएंगे। और यहाँ पे प्रिंस जैंग देख लेते हैं कि 4th प्रिंस क्यों रुके हैं, और वो चले जाते हैं। और अब चौथे प्रिंस हाउसिया के पास जाते हैं, और यहाँ हाउसिया बोलती है कि वो उन कैंडिडेट्स में जिन्हें प्रिंस के लिए चुना जा रहा है, लेकिन वो रास्ता भूल गई है और यहाँ आ गई। तो चौथे प्रिंस उसे बोलते हैं कि वो उसकी हेल्प करेंगे। लेकिन तभी यहाँ पर जो बड़े राजकुमार है वो चौथे प्रिंस को बुला लेते हैं, और यहाँ हाउसिया देखती है ये सब गेम को खेल रहे होते हैं। लेकिन बड़े प्रिंस को इन ये स्टोन्स जैसे बिछे हुए हैं उसका मतलब नहीं पता था, तो हाउसिया यहाँ इन सबको उसका मतलब बताती है, जिससे कि बड़े प्रिंस उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। और यहाँ चौथे प्रिंस को डर लग रहा होता है कि बड़े प्रिंस हाउसिया को पसंद न कर ले, इसलिए वो हाउसिया को यहाँ से लेकर जा रहा होता है। लेकिन यहाँ बड़ा प्रिंस उसे रोक लेता है, और वो हाउसिया का हाथ पकड़कर उसे लेकर चला जाता है, क्योंकि वो सच में हाउसिया से इम्प्रेस होता है। और इधर प्रिंस जैंग को दिखाया जाता है, जिसके पेट में अभी भी काफी दर्द हो रहा होता है। लेकिन यहाँ उसके आदमी को लग रहा होता है कि वो बस नाटक कर रहे बड़े राजकुमार से बचने के लिए। लेकिन यहाँ प्रिंस जैंग बोलते हैं कि सच में उनके पेट में काफी दर्द हो रहा है। तो अब उसका आदमी उसे यहाँ बोलता है आपको दवाई लेनी चाहिए, लेकिन उससे पहले आपको कुछ खा भी लेना चाहिए। और इधर लू बेई को देखते हैं, जो कि हाउसिया का वेट कर रही होती है, लेकिन यहाँ उसे काफी भूख लग गई होती है। तो वो देखती है कि यहाँ पर से खाना लेकर जाया जा रहा होता है, तो वो भी जाती है, लेकिन दरवाजा बंद होता है। तो अब वो किचन के अंदर चली जाती है, और यहाँ पर बहुत सारा खाना होता है, तो वो थोड़ा थोड़ा सभी डिशेस को टेस्ट कर रही होती है। और तभी यहाँ पर प्रिंस जैंग का आदमी आ जाता है, और वो किचन से खाना देने के लिए बोलता है। और यहाँ लू बेई काफी डर जाती है, क्योंकि उसने तो सारे खाने को टेस्ट किया होता है, और यहाँ खाना थोड़ा सा ही बचा होता है। तो वो यहाँ पर बचे हुए खाने को प्लेट में अच्छे से सजा कर रख देती है। और अब हम देखते हैं कि प्रिंस के सामने वो खाना लेकर जाया जाता है, लेकिन वो डिश तो पूरी होती ही नहीं है। यहाँ प्रिंस को काफी गुस्सा आता है, और अब प्रिंस का आदमी दोबारा खाना लेने के लिए जाता है। तो इस बार भी लू बेई अपना दिमाग लगाती है और बचे हुए खाने से प्लेट पर दूसरी डिश को सजा देती है, और दोबारा इस डिश को प्रिंस के सामने लाया जाता है। और इसे देखकर प्रिंस काफी गुस्सा होते हैं, और अब हर बार ऐसा ही हो रहा होता है, जिससे प्रिंस काफी गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उनके साथ आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। और अब हम देखते हैं कि प्रिंस जैंग खुद ही किचन में आ गए होते हैं, और यहाँ पर लू बेई प्लेट में न्यू डिश को सजा रही होती है। और यहाँ प्रिंस जैंग उससे पूछते हैं क्या तुम यहाँ खाना बना रही हो? और ये सुनकर लू बेई काफी डर जाती है, और वो बोलती है कि वो खाना नहीं बना रही थी, और वो यहाँ बोलती है कि वो बस गलती से आ गई थी यहाँ पर।
और यहाँ लू बेई को प्रिंस चैंग के कपड़े देखकर लगता है कि ये कोई प्रिंस है। और अब प्रिंस चैंग उससे बोलते हैं कि मेरे खाने के साथ तुमने क्या किया, सारा खाना तुमने खा लिया। लेकिन लू बेई बोलती है वो बस खाने को टेस्ट करके देख रही थी कि कहीं खाने में जहर तो नहीं है। और अब वो यहाँ से भाग रही होती है। तभी वो देखती है कि प्रिंस चैंग के पेट में काफी दर्द हो रहा होता है। तो अब वो उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे नहीं उठा पा रही होती है। और प्रिंस चैंग उससे बोलता है कि मैं खुद ही उठ जाऊंगा। और अब वो उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है। और इधर हमें लू बेई और हाउसिया को दिखाया जाता है। और आज जो कुछ भी हुआ लू बेई के साथ वो हाउसिया को बता रही होती है और वो काफी डरी होती है। और इसी के साथ देखते हैं कि लू बेई और हाउसिया बात कर रहे होते हैं। और यहाँ लू बेई काफी डरी हुई होती है। वो हाउसिया को बोलती है कि वो प्रिंस चैंग से मिली थी और आज उसने प्रिंस चैंग का सारा खाना खा लिया। और प्रिंस चैंग को ये बात पता है, उसने उनकी हेल्प ही की है डॉक्टर के पास लेकर जाने में, लेकिन उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब थी। तो हाउसिया यहाँ से बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैंने सुना है कि प्रिंस चैंग बचपन से ही हमेशा बीमार रहते हैं, तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग आते हैं और वो लू बेई को लेकर जा रहे होते हैं। और वो उसे बोलते हैं कि उसकी शादी छठे राजकुमार प्रिंस चैंग के साथ होने वाली है। और ये सुनकर तो लू बेई को और भी ज्यादा डर लग रहा होता है। वो नहीं जाना चाहती है, लेकिन फिर भी उसे लेकर जाया जाता है। और अब हमें दिखाते हैं कि लू बेई की शादी हो चुकी है और यहाँ वो पूर्वजों से आशीर्वाद ले रही होती है। और अब देखते हैं कि लू बेई अपने ही ख्यालों में खोई हुई होती है। तो यहाँ उसकी दासियाँ बोलती है कि आप परेशान क्यों है। तो लू बेई बोलती है कि आखिर मेरी शादी प्रिंस चैंग से क्यों करवाई गई और किसी युवराज ने मुझे क्यों नहीं चुना। और यहाँ वो दासियाँ बताती है कि प्रिंस चैंग ने राजा से रिक्वेस्ट की थी कि जिस लड़की को सियोन क्षेत्र से चुना गया है उसी से वो शादी करना चाहते हैं और आप तो सियोन की ही है, इसीलिए आपकी शादी प्रिंस चैंग से करवाई गई है। और ये सुनकर लू बेई हैरान हो जाती है। और इधर प्रिंस चैंग को दिखाया जाता है, उसे यहाँ उसका आदमी दवाई देता है और बोलता है कि आपने सियोन से चुनी गई लड़की से शादी की है और जैसा कि वो बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करती है तो इससे राजा आपसे इम्प्रेस जरूर हुए होंगे और उनकी सिंपैथी आपके पास होगी। आप वाकई में बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन यहाँ प्रिंस चैंग बोलते हैं कि मैं और इस दवा को नहीं पी सकता हूँ, तुम किसी डॉक्टर को बुलाओ, मेरा पेट दर्द और भी ज्यादा बढ़ रहा है, मेरी मौत हो सकती है। और यहाँ वो बोल रहा था सबको कि जल्दी प्रिंस चैंग के पास जाओ, उन्हें डॉक्टर ने जल्दी दवा देने को बोला है। और वो काफी परेशान होता है। और यहाँ फोर्थ प्रिंस उससे पूछते हैं कि बताओ डॉक्टर ने क्या कहा है। और वो बोलता है कि प्रिंस की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है और अब शायद उनके पास सिर्फ आधा महीना है। और यहाँ सारा शोर सुनकर लू बेई भी बाहर आ गई होती है और उसने ये सारी बातें सुन ली होती है। तो उसे लगता है कि प्रिंस चैंग की तो तबीयत पहले से ही बहुत खराब रहती है और अब शायद उनकी मौत हो जाएगी। और अब लू बेई अपने दासियों को बोलती है कि क्या तुम लोगों को पता है कि प्रिंस चैंग की मौत जल्दी होने वाली है, वो शायद सिर्फ आधा महीना ही अब जिंदा रह पाएंगे। और यहाँ दासिया लू बेई को बोलती है कि आप ये क्या बोल रही हैं, आप युवराज की वाइफ हैं। अगर किसी ने आपके मुंह से ये सुन लिया तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और अब इधर प्रिंस चैंग को दिखाया जाता है जिसे फोर्थ प्रिंस बोलते हैं कि इस बार तुम्हारी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई है और डॉक्टर ने बोला है कि तुम सिर्फ अब आधा महीना ही जिंदा रह पाओगे। और यहाँ प्रिंस चैंग बोलते हैं कि ऐसी बात नहीं है, मैं मरने वाला नहीं हूँ, वो तो टेंशन में किसी ने आपसे बोल दिया होगा। और अब फोर्थ प्रिंस बोलते हैं कि तुम्हें याद है ना कि आज तुम्हारी फर्स्ट नाइट है। और ये सुनकर प्रिंस चैंग बोलते हैं कि मुझे आराम करना है, आप जा सकते हैं। और अब इधर लू बेई को देखते हैं। प्रिंस चैंग यानी क्या उसका हस्बैंड अब सिर्फ 1 महीने ही जिंदा रह पाएगा। और यहाँ वो कैलेंडर पे डेट लिख रही होती है। और यहाँ वो अपने पेरेंट्स को एक लेटर भी लिखती है कि शायद 1 महीने में उसके पति की मौत हो जाएगी और उसके बाद वो एक विधवा हो जाएगी, तो उसे उसके घर भेज दिया जाएगा, यानी कि वो अपने पेरेंट्स के घर सियोन वापस चली आएगी। और वो ये सब सोचकर काफी खुश होती है कि वो अपने घर वापस चली जाएगी। और अब हम देखते हैं कि लू बेई प्रिंस चैंग के रूम में आई होती है और यहाँ वो देखती है कि एक प्लेट में लाल रंग का कुछ होता है और यहाँ उसे लगता है कि ये ब्लड है, जबकि ये तो मेडिसिन होती है जिसे डॉक्टर ने प्रिंस चैंग को स्टमक पेन के लिए दिया था। और यहाँ वो घबरा रही होती है इस ब्लड को देखकर। तभी यहाँ प्रिंस चैंग आ जाते हैं और अब लू बेई उसके सामने आती है। और यहाँ ये दोनों एक दूसरे के देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये पहले भी मिल चुके हैं। लेकिन यहाँ लू बेई काफी डरी हुई होती है आज के दिन वाले इंसिडेंट से और उसे तो पता भी नहीं था कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि प्रिंस चैंग है। और अब प्रिंस चैंग लू बेई को बोलते हैं तुम इतना नर्वस क्यों हो रही हो, हम तो पहले भी मिल चुके हैं।
और अब यहाँ पे लू बे प्रिंस चैंग से माफी मांगती है क्योंकि आज किचन में उसने प्रिंस चैंग का सारा खाना खा लिया था। लेकिन प्रिंस चैंग उससे बोलते हैं कि कोई बात नहीं, तुम बैठ सकती हो। और अब प्रिंस चैंग उससे बोलते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं, तो तुम मुझे बताओ तुम मेरे बारे में क्या जानती हो। और यहाँ लू बे वो सारी बातें बोलती है जो कि हाउ जिया ने उसे प्रिंस चैंग के बारे में बताया था। तो प्रिंस चैंग अब उससे बोलते हैं कि अब तुम मुझे अपने बारे में बताओ। और यहाँ लू बे बोलती है कि उसकी फैमिली में वो उसके फादर मदर और उसका एक छोटा भाई है और उसकी फैमिली काफी गरीब है और वो सियोन शहर से है, लेकिन उसकी फैमिली उसे बहुत प्यार करती है और उसे लिखना भी काफी पसंद है। और यहाँ प्रिंस चैंग बोलते हैं कहीं तुम कुछ भूल तो नहीं रही हो, शायद तुम्हें खाना भी बहुत पसंद। और अब प्रिंस चैंग उसे बोलते हैं कि आज जो भी तुमने किचन में किया वो सही नहीं था, इसके लिए तुम्हें सजा दी जाएगी। और लू बे यहाँ डर रही होती है, लेकिन प्रिंस चैंग यहाँ उसे बोलते हैं कि उसे 100 बार लिखना होगा कि वो दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेगी। और यहाँ लू बे मेडिसिन को देखकर सोच रही होती है कि शायद प्रिंस ने खून की उल्टी की है और अब उसे लगता है कि प्रिंस चैंग काफी अच्छे हैं, तो जब तक वो जिंदा है उसे उनका ख्याल रखना चाहिए। और यहाँ वो प्रिंस चैंग को बोलती है कि वो अपनी पूरी लाइफ प्रिंस चैंग का ध्यान रखेगी और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। और प्रिंस चैंग को यहाँ थोड़ा अजीब लगता है और अब हमें दिखाया जाता है फोर्थ प्रिंस को, जिसे की लेकर जाया जा रहा था उनके रूम में। लेकिन यहाँ फोर्थ प्रिंस बोल रहे होते हैं कि उन्हें मौत के मुंह में डाला जा रहा है। और अब वो अपने कमरे में आते हैं और उनकी वाइफ सांगवा है और यहाँ सांगवा प्रिंस चैंग के सारी रस्सियों को खोल देती है। और फोर्थ प्रिंस तो काफी डरे हुए थे, लेकिन अब वो सांगवा को बोलते हैं कि अब तुम मेरी वाइफ हो तो तुम्हें मेरे साथ अच्छे से ट्रीट करना होगा और मेरी रिस्पेक्ट भी करनी होगी। लेकिन यहाँ सांगवा बोलती है कि तुम सिर्फ मेरे हस्बैंड हो और हम दोनों इक्वल हैं, तो तुम्हें भी मुझे रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो फोर्थ प्रिंस बोलते हैं कि ठीक है, हम देखते हैं कि हम दोनों में से कौन पावरफुल है। और यहाँ ये दोनों पंजा लड़ाते हैं और सांगवा यहाँ बड़ी इजीली जीत जाती है। लेकिन यहाँ फोर्थ प्रिंस के हाथ में तो फ्रैक्चर हो गया होता है। और अब हाउसुआ को देखते हैं, जिससे कि ये लेडी काफी स्ट्रिक्टली ट्रीट कर रही होती है और उसे बताती है कि उसे बड़े युवराज के साथ कैसे बिहेव करना है। वो उसके हाथों पे गरम चाय भी गिरा रही होती है, लेकिन फिर भी हाउसुआ कुछ भी नहीं बोल रही होती है। और तभी यहाँ पर बड़े युवराज आ जाते हैं और वो हाउसुआ को उठाते हैं और यहाँ वो लेडी को बोलते हैं कि तुम्हें इसके साथ इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, अब ये भी मेरी वाइफ है। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये जो लेडी है ये बड़े युवराज की पहली वाइफ है और हाउसुआ उनकी सेकंड वाइफ है। और वो हाउसुआ का हाथ पकड़कर उसे यहाँ से लेकर चले जाते हैं और इस लेडी को काफी बुरा लगता है। और अब बड़े युवराज यहाँ हाउसुआ के हाथों पे मलहम लगवाते हैं और वो हाउसुआ को बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम काफी समझदार हो, तो तुम मेरी पहली वाइफ ने तुम्हारे साथ जो किया उससे बुरा नहीं मानोगी। और वो उसे बोलते हैं कि मेरा भाई शायद तुम्हें पसंद करता था, पर मैंने तुम्हें अपनी वाइफ बनाया है, तो क्या तुम्हें इससे बुरा लगता है। लेकिन हाउसुआ बोलती है कि मुझे पता है कि मैं किसे पसंद करती हूँ और वो उसके शोल्डर पे अपना सर रखती है। लेकिन यहाँ वो अपने मन में बोल रही होती है कि वो सिर्फ खुद से प्यार करती है, उसे इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अपनी फैमिली की वजह से उसे ये शादी करनी पड़ी और अब यही उसकी लाइफ है। तो क्या यही उसका सच्चा प्यार होगा। और अब हमें दिखाया जाता है कि सभी न्यू ब्राइड्स को यहाँ पढ़ाया जा रहा होता है और यहाँ सबको सिखाया जाएगा कि इन्हें महल में कैसे बिहेव करना है, कैसे अपने पति के साथ रहना है और अपने वाइफ होने की ड्यूटी को पूरा करना है। लेकिन यहाँ लू बे को तो थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं होता है, तो यहाँ टीचर उसे डांट देती है। और अब हम देखते हैं कि लू बे और प्रिंस चैंग खाना खाने वाले होते हैं, लेकिन खाना ले रही होती है तभी वो रुक जाती है। उसे याद आता है कि आज उसे टीचर ने बताया था कि जब तक प्रिंस कुछ भी खाना नहीं खा तो भी खाना नहीं खा सकती और उसे भी वही डिश खाना होगा जो कि प्रिंस चैंग चुनेंगे। और उसे रुका हुआ देख प्रिंस भी खाना खाना शुरू कर दे। वो जो भी डिश ले रहे होते हैं वो भी उनसे भी पहले वो सारी डिशेस को ले लेती है और यहाँ वो अच्छे से खाना खाती है। और यहाँ प्रिंस चैंग और उनका आदमी यहाँ लू बे को सिर्फ देख रहे होते हैं। और अब हम लू बे को देखते हैं जो कि प्रिंस के लिए मेडिसिन लेकर आती है और यहाँ प्रिंस चैंग वो नोट्स देती है जो कि प्रिंस चैंग ने उसे 100 बार लिखने को बोला था। और यहाँ प्रिंस चैंग उससे काफी इम्प्रेस होते हैं। और अब लू बे प्रिंस को बोलती है हम रियल कपल नहीं है, तो हमारा साथ रहने का कोई मतलब नहीं है।
लेकिन अगर आपकी कोई विश है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसे जरूर पूरा करने की कोशिश करूंगी। लेकिन प्रिंस चैंग से बोलते हैं कि अब तुम जा सकती हो। और अब ब्लू बेई को देखते हैं जो कि दोबारा अपने पेरेंट्स को लेटर लिखती है और यहाँ वो अपनी दासी को बोलती है इस लेटर्स को उसकी फैमिली तक पहुँचा दिया जाए। लेकिन दासिया बोलती है कि ये महल का रूल है कि कोई भी लेटर बिना क्वीन और किंग के ऑर्डर के बाहर नहीं जा सकता है। यहाँ तक कि प्रिंस चैंग भी चाहे तो आपका लेटर आपकी फैमिली के पास नहीं जा सकता है। और अब यहाँ लू बेई बोलती है कि उसे प्रिंस चैंग के लिए कुछ करना चाहिए क्योंकि वो उसके साथ काफी अच्छे हैं। और यहाँ दासिया बताती है प्रिंस चैंग को क्या क्या पसंद है। और अब प्रिंस चैंग अपने रूम में वापस आते हैं तो वो देखते हैं यहाँ पर काफी सारा फ्लावर होता है और उन्हें ये फ्लावर्स काफी अच्छे भी लगते हैं। और तभी यहाँ पर फोर्थ प्रिंस आ जाते हैं और वो प्रिंस चैंग को बोलते हैं कि क्या तुम्हारी वाइफ ने तुम्हारे रूम को गार्डन बना दिया है। और तभी यहाँ लू बेई आ जाती है और यहाँ वो प्रिंस चैंग को उनकी एक पेंटिंग दिखाती है जो कि उसने बनवाई है। और यहाँ सब उस पेंटिंग से काफी खुश होते हैं और फोर्थ प्रिंस बोलते हैं कि तुम ये पेंटिंग मुझे दे देना, फिलहाल तुम इसे अपने पास ही रखो। और यहाँ लू बेई उस पेंटिंग को फ्लावर्स के ऊपर टांग देती है और यहाँ ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं ये क्या कर रही है। और फोर्थ प्रिंस चैंग को बोलते हैं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये तुम्हारा फ्यूनरल हो रहा है। तुम्हारी वाइफ तो वाकई में सबसे अलग है, मेरे भाई बचकर रहना। और यहाँ प्रिंस चैंग काफी हैरान होते हैं और लू बेई बोलती है कि अगर आपको मेरा ये गिफ्ट पसंद नहीं आया तो मैंने आपके लिए दूसरा गिफ्ट भी लाया है। लेकिन यहाँ प्रिंस चैंग बोलते हैं कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छी हो लेकिन तुम्हें मुझे ऐसे गिफ्ट देने की कोई जरूरत नहीं है। लू बेई यहाँ प्रिंस चैंग के लिए एक डॉग लेकर आई होती है जो कि काफी क्यूट होता है और ये प्रिंस चैंग को काफी पसंद आता है। वो इस डॉग के साथ खेलते हैं और यहाँ लू बेई बोलती है कि आपको इसका कोई नाम रखना चाहिए। और यहाँ प्रिंस चैंग इस डॉग का नाम ली बाईफू रखते हैं। लेकिन यहाँ ली बेई बोलती है कि क्या आपको नहीं लगता कि इसका नाम मेरे नाम से मिल रहा है, आपको इसका नाम चेंज करना चाहिए। लेकिन प्रिंस चैंग बोलते हैं इसे तुम लेकर आई हो तो इसलिए यही इसका नाम होगा। और अब ली बेई यहाँ से चली जाती और यहाँ उसकी दासी प्रिंस चैंग को बोलती है कि आपकी वाइफ जो फ्लावर्स आज आपके लिए लेकर आई थी वो लव का सिंबल है, तो आप उन्हें गलत मत समझिएगा। और अब प्रिंस चैंग और फोर्थ प्रिंस होते हैं और यहाँ फोर्थ प्रिंस चैंग को बोलते हैं क्या फिर से तुम्हारी वाइफ ने कुछ किया है। तो प्रिंस चैंग बोलते हैं कि आप ये बताइए आपका ये हाथ कैसे टूटा। तो फोर्थ प्रिंस बोलते हैं क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरी वाइफ तोचन की प्रिंसेस है। और अब लू बेई और हाउसिया को दिखाया जाता है और यहाँ हाउसिया अपने बारे में सब कुछ ली बेई को बताती है कि कैसे उसके हस्बैंड की फर्स्ट वाइफ उसे टॉर्चर करती है, वो उन्हें पसंद नहीं करती है। और यहाँ ली बेई बोलती है मुझे लगता है कि ये नॉर्मल है, कोई भी वाइफ नहीं चाहेगी कि उसके हस्बैंड की कोई दूसरी वाइफ हो। और ली बेई यहाँ बताती है कि कुछ दिनों बाद वो वापस अपने घर चली जाएगी। लेकिन हाउसिया बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो ली बेई बोलती है कि कुछ दिनों में तुम्हें पता चल जाएगा। और अब हम देखते हैं कि यहाँ प्रिंस चैंग का भी कुछ लेटर्स लेकर आता है और वो प्रिंस चैंग को बताता है ये सारे लेटर्स आपकी वाइफ ने लिखे हैं और ये उन लेटर्स को अपने घर अपने पेरेंट्स के पास भेज रही थी। और क्या आपको पता है कि लेटर्स में क्या लिखा हुआ है। और अब प्रिंस चैंग सारे लेटर्स को पढ़ते हैं और इन सब से उन्हें पता चलता है कि लू बेई को लगता है प्रिंस चैंग कुछ दिनों में मरने वाले हैं, इसलिए उसने अपने पेरेंट्स को लिखा था कि जल्द ही उसके हस्बैंड की मौत हो जाएगी और उसके बाद वो अपने घर वापस चली आएगी। और प्रिंस चैंग का आदमी बोलता है कि वो आपकी वाइफ है, आपके बारे में वो ऐसा कैसे सोच सकती है। चैंग का आदमी उसे लू बेई के सारे लेटर्स लाकर देता है और वो प्रिंस चैंग को बोलता है कि आपकी वाइफ ने अपने पेरेंट्स को ये लेटर लिखा है कि जल्द ही उनकी पति यानी कि आपकी मौत हो जाएगी और वो एक विडो बन जाएंगी और अपने पेरेंट्स के घर वापस चली जाएंगी। वो आपकी बिल्कुल भी केयर नहीं करती है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे हैं, आपको उन्हें सजा देनी चाहिए। और अब इधर लू बेई, सांगवा और हाउसिया को देखते हैं जो कि अपने क्लास के दौरान काफी मस्ती कर रही होती है। और इधर लू बेई डेट्स को गिन रही होती है कि अब आखिरी दिन होने ही वाला है जब प्रिंस की मौत हो जाएगी। और यहाँ प्रिंस चैंग के आदमी लू बेई को बोलते हैं कि आज आपको प्रिंस चैंग को तैयार होने में हेल्प करनी है और उनकी मेडिसिन भी देनी है। और यहाँ लू बेई को लगता है कि आज आखिरी दिन है और आज प्रिंस चैंग की मौत हो जाएगी। इधर देखते हैं कि सारे प्रिंस बात कर रहे होते हैं कि महाराज उनके साथ क्या करने वाले हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि महाराज सारे प्रिंस का एग्जाम लेने वाले हैं और जो भी प्रिंस एग्जाम को अच्छे से पास कर जाएंगे उन्हें दरबार में एक अच्छी पोस्ट मिलेगी और इस तरह वो दरबार का एक हिस्सा बन जाएंगे। और यहाँ
और इस तरह वो दरबार का एक हिस्सा बन जाएंगे। और यहाँ पर सारे प्रिंस काफी घबराए होते हैं। और अब हम देखते हैं कि प्रिंस चैंग का महाराज यहाँ पर एग्जाम ले रहे होते हैं। यहाँ पे प्रिंस चैंग सारे सवालों का सही सही उत्तर देते हैं और उनके सारे आंसर से महाराज काफी खुश होते हैं। और इधर हम लू बेई को देखते हैं जो कि प्रिंस चैंग की फोटो के सामने विडो की ड्रेस में होती है, क्योंकि उसे लगता है कि आज प्रिंस चैंग की मौत हो चुकी है और वो यहाँ पे थोड़ी रोने धोने की एक्टिंग भी करने वाली है। लेकिन तभी यहाँ पर लू बेई की दासियां आ जाती है और वो दोनों यहाँ ऐसे लू बेई को देखकर काफी चौंक जाती है और वो लू बेई को बोलती है कि महारानी आपने ये क्या पहना है। प्रिंस चैंग तो जल्द ही यहाँ पर आने वाले हैं, आपको जल्दी से इस ड्रेस को चेंज करना चाहिए। और तभी यहाँ पर प्रिंस चैंग आ जाते हैं और यहाँ लू बेई प्रिंस चैंग को देखकर काफी डर जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि ये प्रिंस चैंग का भूत है। और अब हम देखते हैं कि प्रिंस चैंग के सामने वो लेटर्स है और वो लू बेई को बोलते हैं कि ये लेटर्स क्या है। तो तुम्हें लगता है कि मैं मरने वाला हूँ, बताओ ऐसा क्यों। और लू बेई अपने दासियों की तरफ देखती है, क्योंकि ये लेटर्स तो उसके पेरेंट्स के पास होना चाहिए, लेकिन वो तो प्रिंस चैंग के पास है। और अब प्रिंस चैंग लू बेई को बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे ये पेट दर्द की जो बीमारी है इसके वजह से मैं मर जाऊंगा, वो भी आधे महीने में। तुम वाकई में बेवकूफ हो। आधा महीना मुझे मेरी लाइफ जीने के लिए नहीं बचा है, बल्कि आधा महीना मेरे एग्जाम को लेकर बचा हुआ था, जिससे तुमने ये समझा कि मैं आधे महीने में मरने वाला हूँ और इसीलिए तुम मुझे उस तरह से ट्रीट कर रही थी। और अब प्रिंस चैंग सबको बोलते हैं कि सब बाहर जाओ, मुझे इससे अकेले में बात करनी है। और अब प्रिंस चैंग लू बेई को बोलते हैं कि क्या मैं तुम्हें कमजोर दिखता हूँ, इसीलिए तुम्हें शायद लगा कि मैं जल्द ही मर जाऊंगा। मुझे सच जाना है, सच बताओ तुम। और लू बेई बोलती है कि मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन आप थोड़े कमजोर दिखते हैं और मैंने सुना था कि आपके पेरेंट्स आपसे प्यार नहीं करते और सारे प्रिंस में आप सबसे कमजोर हैं और बचपन से ही आप बीमार रहते हैं, इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि आप मरने वाले हैं। और अब लू बेई बोलती है कि आप मुझे क्या सजा देने वाले हैं। और प्रिंस चैंग बोलते हैं ये तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा और फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ। और इधर देखते हैं कि प्रिंस चैंग आदमी उससे पूछता है कि क्या आपको बताया आपकी वाइफ ने कि वो आपके बारे में क्या सोचती है। और यहाँ प्रिंस चैंग उससे बताते हैं कि उसे लगता है कि मैं काफी कमजोर हूँ। और प्रिंस चैंग का आदमी बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, आप बहुत ही बुद्धिमान है और हैंडसम है और कमजोर तो बिल्कुल भी नहीं है। और अब इधर देखते हैं कि लू बेई को उसकी टीचर एक पेंटिंग देती है, जिसे देखकर लू बेई थोड़ी घबरा जाती है। और अब उसका टीचर उसे बताती है कि जब प्रिंस नहा रहे होंगे तो लू बेई को उनके साथ रहना है और आज लू बेई को उनके कमरे में भी जाना है। और लू बेई यहाँ इसे इग्नोर कर रही होती है और लू बेई काफी ज्यादा घबराई भी होती है, क्योंकि प्रिंस चैंग ने तो उसे कहा था उसे जल्द ही उसकी सजा मिलेगी। और यहाँ अब उसकी दासियां बताती है कि आज उससे प्रिंस चैंग के कमरे में जाना है। और यहाँ लू बेई को लगता है कि आज शायद प्रिंस चैंग उसे मारने वाले हैं, लेकिन उसकी दासियां बताती है कि वो आपको क्यों मारेंगे, आप तो उनकी वाइफ है और अब आपको अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। अगर आपका रिलेशन प्रिंस चैंग के साथ अच्छा रहा तो आप हमेशा इसी महल में रहेंगी। क्या आपको पता है अगर कोई भी क्वीन जल्दी किसी बच्चे को जन्म नहीं देती है तो प्रिंस उन्हें तलाक दे देते हैं और उस क्वीन को महल से बाहर निकाल दिया जाता है। तो आपको प्रिंस चैंग के करीब होना चाहिए ताकि आप इसी महल में रह सके। और यहाँ लू बेई को एक आइडिया आता है, उसे तो प्रिंस चैंग के साथ रहना नहीं है, तो यहाँ वो सोचती है कि अगर वो किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी तो प्रिंस चैंग उसे डिवोर्स दे देंगे और इसके बाद वो अपने पेरेंट्स के घर चली जाएगी। लेकिन इसके लिए उसे प्रिंस चैंग से दूर रहना होगा। और वो ये सब सोचकर काफी खुश होती है कि फाइनली उसे कोई तो तरीका मिल गया। और अब इधर प्रिंस चैंग को देखते हैं, जिससे कि सारे प्रिंस काफी परेशान कर रहे होते हैं। और यहाँ फोर्थ प्रिंस ने प्रिंस चैंग को एक पेंटिंग भी दी होती है और यहाँ सब उनको उनकी फर्स्ट नाइट के लिए ऑल द बेस्ट करते हैं। और अब प्रिंस चैंग अपने कमरे में आते हैं और यहाँ लू बेई अपने दासियों के पीछे होती है। प्रिंस चैंग उसे देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी दासियां लू बेई को छिपा रही होती है। और लू बेई बोलती है कि मेकअप की वजह से उसका चेहरा थोड़ा खराब हो चुका है, लेकिन फिर भी वो प्रिंस चैंग के सामने आती है। यहाँ सच में उसका मेकअप थोड़ा खराब हो गया होता है। और लू बेई बोलती है कि उसने यहाँ पर काफी खाना खा लिया है, जिसकी वजह से उसके पेट में काफी दर्द हो रहा है, तो वो अकेले ही रहना चाहती है।
तो प्रिंस जैंग भी उससे बोलते हैं कि ठीक है, और वो जा रहे होते हैं तभी वो पेंटिंग नीचे गिर जाती है और यहाँ ये दोनों काफी घबरा गए होते हैं और लू बेई उस पेंटिंग को देख लेती है और वो काफी ज्यादा डर जाती है और अब प्रिंस जैंग वहाँ से चले जाते हैं। और अब हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि लू बेई यहाँ किचन में होती है, लेकिन जो शेफ होता है वो लू बेई को बोलता है कि क्या आपको नहीं पता, प्रिंस जैंग ने कहा है आप किचन के अंदर नहीं आ सकती हैं और आपको वही खाना खाना होगा जो कि प्रिंस जैंग खाने वाले हैं। और यही वो सजा है जो कि प्रिंस जैंग ने लू बेई को दी है, क्योंकि लू बेई को तो खाना खाना बहुत ही पसंद है और वो हमेशा किचन में छुप छुप कर खाना खाती रहती है। और अभी तक हम देखते हैं कि बड़े प्रिंस यहाँ पर आते हैं और वो देखते हैं कि हासुआ नीचे बैठी होती है, तो अपनी फर्स्ट वाइफ को बोलते हैं कि ये नीचे क्यों बैठी हुई है। और यहाँ हासुआ बोलती है कि फर्स्ट लेडी उन्हें बस डिसिप्लिन में रहना सिखा रही है। और अब यहाँ पर बड़े प्रिंस अपनी वाइफ को बोलते हैं कि तुमने तो मेरी मदर की काफी सेवा की है और इस बार मैं चाहता हूँ कि हासुआ मदर के पास जाए और वो उनकी सेवा करके उन्हें इम्प्रेस करे। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हासुआ, लू बेई और सांगवा होते हैं और ये सब यहाँ पर किंग की वाइफ और सभी प्रिंस की मदर को सर्व करने आए होते हैं, क्योंकि वो काफी बीमार है। और यहाँ लू बेई हासुआ को बोलती है कि अचानक से हमें कि उनकी सेवा के लिए क्यों भेजा गया है। और हासुआ यहाँ बताती है कि वो बीमार है और वो थर्ड प्रिंस से मिलना भी चाहती है, लेकिन थर्ड प्रिंस उन्हें पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी मदर की डेथ के बाद कि उनकी शादी किंग से हुई है। लेकिन क्यून ने थर्ड प्रिंस को बिल्कुल अपने बेटे की तरह प्यार किया है, लेकिन थर्ड प्रिंस पैलेस छोड़कर चले गए हैं और काफी लंबे समय से पैलेस में नहीं आए हैं। और जो क्यून है वो थर्ड प्रिंस को देखना चाहती हैं। और अब इधर दिखाया जाता है कि जो क्यून है उन्होंने अपनी सेवा के लिए सिर्फ ले बेई को बुलाया है और वो लू बेई से कुछ बातें करती और उससे वो बोलती है तुम प्रिंस जैंग के पास जाओ, मुझे सिर्फ तुमसे यही चाहिए कि जल्दी तुम किसी बच्चे को जन्म दो ताकि इस पैलेस में फिर से बच्चों की आवाज गूंजे और इसके लिए तुम्हें प्रिंस जैंग के साथ रहना चाहिए। और इधर बड़े प्रिंस को देखते हैं जो कि हासुआ को डांटते हैं कि उनकी मदर ने अपनी सेवा करने के लिए हासुआ को क्यों नहीं बुलाया। और यहाँ हासुआ बोलती है कि आपकी मदर पहले से ही लू बेई को पसंद करती है, तो अगली बार वो कोशिश करेगी कि उनकी मदर उन्हें पसंद करे। और अब लू बेई अपने कमरे में आती है तो वो देखती है कि यहाँ पर एक लड़की पूरे कमरे में तहलका मचाई हुई होती है। और अब वो लड़की लू बेई को बोलती है कि क्या तुम ही प्रिंस जैंग की वाइफ हो। तो लू बेई बोलती है कि हाँ। और वो लू बेई के पास आती है, उस पे वो हाथ उठाने वाली होती है, लेकिन लू बेई उसे रोक लेती है और वो हल्का सा उसे पुश करती है, वो नीचे गिर जाती है। और तभी यहाँ पे प्रिंस जैंग आ जाते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि ये लड़की क्यून एंड किंग की एडॉप्टेड डॉटर है और ये प्रिंस जैंग को पसंद करती है और ये चाहती है कि इसकी शादी प्रिंस जैंग से हो, लेकिन प्रिंस जैंग ने यहाँ लू बेई से शादी कर ली है और इसका नाम सोंगवो है। और सोंगवो प्रिंस जैंग को बोलती है कि आपकी वाइफ ने मुझे पुश किया, इसने जानबूझकर ऐसा किया मेरे साथ। लेकिन लू बेई प्रिंस जैंग को बोलती है कि मैं भला ऐसा क्यों करूंगी। और अब यहाँ पर सोंगवो प्रिंस जैंग से बात कर रही होती है और लू बेई की दासियां उसे बताती है कि सोंगवो आखिर कौन है। और सोंगवो का बिहेवियर काफी चिल्ड्रस होता है और यहाँ प्रिंस जैंग उसे बोलते हैं कि अब तुम्हें जाना चाहिए। और यहाँ पर सोंगवो बोलती है कि आपको पता है कि मैं इस कमरे में रहना चाहती हूँ। तो यहाँ लू बेई को आइडिया आता है और यहाँ वो सोंगवो को बोलती है कि तुम हमारे साथ इस कमरे में रह सकती हो। और अब देखते हैं कि सोंगवो और लू बेई दोनों तैयार हो जाते हैं एक दूसरे के साथ रहने के लिए। और लू बेई अपने मन में सोच रही होती है जब तक सोंगवो उसके साथ है उसे प्रिंस के साथ नहीं रहना होगा। और अब हम देखते हैं कि रात में लू बेई सोंगवो को काफी ज्यादा परेशान करती है सोए हुए। और वो यहाँ पर खाना समझकर सोंगवो के हाथ पे वाइट भी कर लेती है और यहाँ सोंगवो उस पे काफी ज्यादा गुस्सा होती है। और अब अगली सुबह देखते हैं जहाँ पे लू बेई सोंगवो के हाथों पे ट्रीटमेंट कर रही होती है और सोंगवो से बोलती है मैं तुम्हें इसके लिए माफ नहीं करूँगी और मैं तुम्हारे कमरे में अब नहीं सोने वाली हूँ। लेकिन लू बेई उसे बोलती है आप प्लीज मेरे कमरे में ही रहिए, अगर आप ऐसा करती है तो मैं आपकी हर बात को मानूंगी। तो सोंगवो से बोलती है कि ठीक है तुम्हें मेरी सेवा करनी होगी। और इधर दरबार में दिखाया जाता है जहाँ पे महाराज सबको बताते हैं कि अब से प्रिंस जैंग भी दरबार का एक हिस्सा है और अब सारे मामलात में वो अपना मत रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बड़े प्रिंस है वो महाराज को बोलते हैं कि प्रिंस जैंग अभी भी मैच्योर नहीं है, तो आपको अभी उन्हें कोर्ट में शामिल नहीं करना चाहिए। और यहाँ प्रिंस जैंग काफी सैड हो जाते हैं, उन्हें तो पहले से ही पता था कि बड़े प्रिंस ऐसा नहीं होने देंगे क्योंकि बड़े प्रिंस तो उन्हें पसंद नहीं करते हैं। और इधर लू बेई को देखते हैं जो कि सोंगवो
के लिए छाता पकड़े खड़ी होती है ताकि उसे धूप ना लगे। और तभी यहाँ पे प्रिंस जैंग और उसका आदमी देख लेता है ये सब, और प्रिंस जैंग बोलते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। और तभी इधर देखते हैं कि लू बेई चक्कर खाकर बेहोश होने वाली होती है, लेकिन तभी यहाँ पर प्रिंस जैंग आ जाते हैं और वो उसे उठाकर ले जाते हैं। और यहाँ सांगवा को काफी गुस्सा आता है, और अब इधर प्रिंस जैंग लू बेई को बोलते हैं कि नाटक बंद करो, मुझे पता है कि तुम बेहोश होकर नहीं गिरी हो, तुम बस वहाँ नाटक कर रही थी ताकि तुम्हें धूप में खड़ा ना रहना पड़े। और लू बेई यहाँ स्माइल करती है और बोलती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, और प्रिंस जैंग उसे बताते हैं कि हम थर्ड प्रिंस से मिलने जा रहे हैं। वो क्वीन और किंग से काफी नाराज है, इसीलिए वो काफी लंबे समय से महल में नहीं है, और हम जाकर उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर वो महल में वापस आ जाते हैं और अगर वो किंग से रिक्वेस्ट करेंगे तो मुझे कोर्ट में जाने का मौका जरूर मिलेगा, तब बड़े प्रिंस मुझे नहीं रोक पाएंगे। और यहाँ लू बेई थर्ड प्रिंस का नाम सुनकर काफी खुश होती है, और वो प्रिंस जैंग को बोलती है कि मैंने सुना था कि थर्ड प्रिंस काफी हैंडसम है और हर लड़की उनसे शादी करना चाहती है। और अब हमें दिखाया जाता है कि लू बेई और प्रिंस जैंग को थर्ड प्रिंस की वाइफ वेलकम करती है, और इनका नाम हॉन्टिंग है। और यहाँ पे लू बेई जैसा कि उसने प्रिंस थर्ड के बारे में सुना था, उनकी वाइफ के सामने उनकी तारीफ करती है। और यहाँ थर्ड प्रिंस की वाइफ अपने मन में सोच रही होती है कि शायद इसने थर्ड प्रिंस को अब तक देखा नहीं है। और अब यहाँ पे थर्ड प्रिंस आते हैं, और उन्हें देखकर तो लू बेई हैरान ही हो जाते हैं, क्योंकि ना तो वो हैंडसम थे जैसा कि सब बोलते हैं, और ना ही वो यंग थे। और जो थर्ड प्रिंस है उन्हें अपनी पेंटिंग बनवाने का बड़ा ही शौक है, और वो अपनी एक पेंटिंग लू बेई को देते हैं और बोलते हैं कि इसे मेमोरी के तौर पे रख सकती हो, एक हैंडसम प्रिंस ने तुम्हें ये पेंटिंग दी है। और प्रिंस जैंग यहाँ बोलते हैं कि मेरी वाइफ आपकी बड़ी तारीफ कर रही थी। थर्ड प्रिंस और भी खुश हो जाते हैं, और यहाँ पे थर्ड प्रिंस की वाइफ हॉन्टिंग लू बेई को बोलती है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें। और यहाँ लू बेई उसे बोलती है कि मैंने सुना था कि थर्ड प्रिंस के पास उनकी सोलर गर्ल्स है, और यहाँ हॉन्टिंग अब उसे दिखाती है और बोलती है कि यही है वो सोलर गर्ल्स, और ये सारी लड़कियाँ थर्ड प्रिंस की वाइफ्स हैं। और सुनकर तो लू बेई हैरान ही हो जाती है। प्रिंस की वाइफ हॉन्टिंग लू बेई को दिखाती है कि फोर्थ प्रिंस की सोलर गर्ल्स यानी कि उनकी 24 वाइफ्स है, और ये सुनकर तो लू बेई काफी हैरान हो जाती है। और अब यहाँ पे हॉन्टिंग सबसे लू बेई को मिलवाती है, लेकिन यहाँ पर जो गर्ल्स होती है वो काफी डर जाती है, और वो हॉन्टिंग को बोलती है कि क्या फोर्थ प्रिंस फिर से किसी मासूम लड़की से शादी की है और उसे नए जाल में फंसाया है। लेकिन हॉन्टिंग यह बताती है कि ये लू बेई है और ये प्रिंस जैंग की वाइफ है। और हॉन्टिंग लू बेई को बताती है कि ये सारी बिल्कुल सिस्टर्स की तरह रहती है और अपनी लाइफ को एंजॉय करती है, इनमें से कोई भी फ्रेंड्स को पसंद नहीं करती है। फोर्थ प्रिंस ने जबरदस्ती लोगों से शादी की है, और हॉन्टिंग बताती है कि आज इसका बर्थडे है, और लू बेई इस लेडी को बर्थडे विश करती है। और यहाँ पे ये सब नूडल्स बना रहे होते हैं ताकि ये सब बर्थडे सेलिब्रेट कर सके। और यहाँ लू बेई भी इन लोगों के साथ मिलकर खाना बनाती है, और यहाँ पर ये सब काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। और इधर दिखाया जाता है कि फोर्थ प्रिंस और प्रिंस जैंग बात कर रहे होते हैं, और यहाँ प्रिंस जैंग फोर्थ प्रिंस को बताते हैं कि उन्हें कोर्ट में शामिल होना चाहिए, और अगर उन्हें अपनी लाइफ को और भी अच्छे तरीके से जीना है तो उनके पास पैसा और पावर दोनों होना चाहिए। और अगर फोर्थ प्रिंस कोर्ट में शामिल नहीं हुए तो धीरे धीरे कर बड़े राजकुमार और बाकी लोगों का दबदबा कोर्ट में ज्यादा बढ़ जाएगा। और वैसे भी फोर्थ प्रिंस की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं है। और यहाँ फोर्थ प्रिंस बोलते हैं कि क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं दिखता मैं अपनी लाइफ में अपनी वाइफ्स के साथ काफी खुश हूँ? देखो तो वो सब कितनी ज्यादा एंजॉय कर रही हैं। लेकिन प्रिंस जैंग बोलते हैं कि मुझे लगता है ये खुशी ज्यादा वक्त की नहीं है। आपको पता है ये सब जो कुछ भी आपके पास अभी है ये सब हमारे पिता महाराज का है, जो कि कभी भी हमसे छीना जा सकता है। इसलिए हमें अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, और अगर हम कोर्ट में शामिल होते हैं इसका एक हिस्सा बनते हैं तो हमें पैसा और पावर दोनों मिलेगा। और फोर्थ प्रिंस बोलते हैं कि ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा कि मुझे महल में वापस लौटना चाहिए या नहीं। और इधर सब खाना खा रहे होते हैं, और यहाँ पे जिस लेडी का बर्थडे होता है वो काफी डरी हुई होती है, और वो बाकी सारी को बोलती है आज तो फोर्थ प्रिंस उनके कमरे में आएंगे, और वो ऐसा नहीं चाहती है। तो यहाँ पे दूसरी लेडी बोलती है कि तुम चिंता मत करो, आज तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हारे बदले मैं उनके कमरे में चली जाऊंगी। और यहाँ लू बेई पूछती है कि ये आप लोग क्या कर रहे हैं? तो सब लू बेई को बताते हैं कोई भी फोर्थ प्रिंस को पसंद नहीं करती है, लेकिन उनकी शादी फोर्थ प्रिंस के साथ हो जाने की वजह से वो सब इस महल में कैद सी हो गई है। और तभी यहाँ पर फोर्थ प्रिंस आ जाते हैं, और
उन्हें याद था कि आज उनकी एक वाइफ का बर्थडे है, लेकिन उनकी जिस वाइफ का बर्थडे है वो उन्हें विश करने की बजाय किसी और वाइफ को विश करते हैं। और यहाँ सब लोग हैरान हो जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है फोर्थ प्रिंस को तो ये भी नहीं याद है कि उनकी किस वाइफ का नाम क्या है। और यहाँ पर फोर्थ प्रिंस लू बेई को बोलते हैं कि वो अपनी सारी वाइफ्स को इक्वली लव करते हैं, वो कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं और इसीलिए उनकी सारी क्वींस एक साथ मिलजुल कर बहनों की तरह रहती हैं। और अब यहाँ पे फोर्थ प्रिंस अपनी वाइफ हॉन्टिंग से पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, मुझे प्रिंस जैंग की बात मान लेनी चाहिए, मुझे महाराज के पैलेस में जाना चाहिए और कोर्ट में शामिल भी होना चाहिए क्या? और यहाँ हॉन्टिंग बोलती है कि आपको कोर्ट में शामिल होने के लिए जरूर जाना चाहिए, ये आपके फायदे के लिए ही है। अगर आप कोर्ट में शामिल होते हैं तो सभी लोग आपका सम्मान करेंगे, आपका खुद का एक पैलेस भी होगा और हम जो लाइफ जी रहे हैं उससे भी अच्छी लाइफ को जी सकते हैं। तो यहाँ पर फोर्थ प्रिंस मान जाते हैं और अब हम देखते हैं कि फोर्थ प्रिंस अपनी सारी वाइफ्स को बोलते हैं कि वो अपने फादर के महल जा रहे हैं और अब वो कोर्ट में भी शामिल होंगे। और वो अपने सारी वाइफ्स को बोलते हैं कि तुम में से कोई 5 ही मेरे साथ जा सकती हो और बाकियों से मैं कहना चाहता हूँ कि मैं तुम लोगों को भी काफी मिस करूँगा। लेकिन यहाँ सारी वाइफ्स जो होती है इन सारी बातों को इग्नोर कर रही होती है और यहाँ हमें पता चलता है इन सब ने जानबूझकर फोर्थ प्रिंस को बनाया है ताकि फोर्थ प्रिंस यहाँ से चले जाए और इन्हें कुछ और इनमें से किसी को भी फोर्थ प्रिंस के साथ ना रहना पड़े। और अब फोर्थ प्रिंस बोलते हैं कि मैं तुम लोगों में से 5 को उन्हीं को लेकर जाने वाला हूँ जो सबसे ज्यादा सुंदर, पतली और गुणवान हो। और यहाँ वो सबकी जांच कर रहे होते हैं और जब इन सबकी कमर का नाप लिया जा रहा होता है तो ये सब जानबूझकर दिखाती है कि इनमें से कोई भी इसके लिए फिट नहीं है। और फोर्थ प्रिंस बोलते हैं कि तुम सबका अचानक से वेट कैसे बढ़ गया। और इधर हम देखते हैं कि ली बेई, प्रिंस जैंग और संगवा सब डिनर कर रहे होते हैं और यहाँ लू बेई प्रिंस जैंग को बोलती है कि क्या फोर्थ प्रिंस महल में आने के लिए मान गए हैं, लेकिन प्रिंस जैंग बताते हैं उन्होंने अपना फैसला अभी नहीं बताया है। और अब वो बोलती है कि मेरा खाना हो चुका है और जाने वाली, तो प्रिंस जैंग उसे रोकते हैं कि आज रात मैं तुम्हारे कमरे में रहूंगा। और अब देखते हैं कि ली बेई और प्रिंस जैंग होते हैं और यहाँ ली बेई थोड़ी घबराई होती है तो प्रिंस जैंग बोलते हैं मैं तो सिर्फ तुमसे पूछने आया था कि फोर्थ प्रिंस की वाइफ हॉन्टिंग ने तुम्हें क्या बताया, क्या फोर्थ प्रिंस यहाँ आएंगे। लेकिन ली बेई बताती है कि उन्होंने अब तक कुछ भी नहीं बताया है और ली बेई यहाँ थोड़ी घबरा रही होती है। तो प्रिंस जैंग उससे बताते हैं कि उनके भाइयों के साथ जो रिलेशन है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और अब वो अपने बचपन के स्टोरीज लू बेई को बताते हैं। और अब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है और यहाँ लू बेई प्रिंस जैंग को बोलती है कि मुझे यकीन है कि आपको कोर्ट में जाने का मौका जरूर मिलेगा और फोर्थ प्रिंस जरूर आएंगे। और अब देखते हैं कि सबकी क्लास यहाँ चल रही होती है, लेकिन इस लेडी को टीचर डांट रही होती है और ये नवी प्रिंस की वाइफ है और ये थोड़ी स्लो माइंडेड है, इसीलिए इन्हें समझने और बोलने में थोड़ा टाइम लगता है। और जब यहाँ टीचर उसे काफी ज्यादा डरा रही होती है तो यहाँ सांगवा टीचर को रोकती और अब लू बेई और हाउसिया भी उसकी हेल्प करती है। और यहाँ टीचर काफी गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि मैं तुम लोगों की शिकायत किंग और क्यून से करने वाली हूँ। और अब ये सब यहाँ बातें कर रहे होते हैं और लू बेई बताती है कि बहुत दिनों से उसने कुछ भी अच्छा खाना नहीं खाया है क्योंकि प्रिंस जैंग ने उसे सजा दी और वो किचन में नहीं जा सकती है। तो यहाँ हाउसिया और सांगवा बोलती है कि क्यों ना तुम शेफ को इम्प्रेस करो और खुद ही कुछ डिशेस बनाओ, ये बोलकर कि ये सारे प्रिंस जैंग के लिए है और तुम भी उन खाने को खा सकती हो। और अब हम देखते हैं कि शेफ यहाँ पर लू बेई को मना कर रहे होते हैं, अब किचन में कोई भी डिश नहीं बना सकती है। लेकिन यहाँ लू बेई बोलती है कि वो प्रिंस जैंग की वाइफ है तो वो उनके लिए खाना बना सकती है और यहाँ वो न्यू डिश बनाती है। और अब देखते हैं कि सब यहाँ खाना खाने वाले होते हैं और यहाँ शेफ को लगता है कि लू बेई ने जो खाना बनाया है वो काफी खराब है तो वो प्रिंस जैंग को उस डिश को खाने से रोकते हैं और यहाँ लू बेई थोड़ी सैड हो जाती है। तो प्रिंस जैंग उस डिश को टेस्ट करते हैं और वो बताते हैं कि ये डिश वाकई में ही बहुत अच्छा है और उन्होंने काफी दिनों बाद इतना अच्छा खाना खाया है और ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। और अब लू बेई शेफ को बोलती है कि अब वो हर दिन कोई ना कोई न्यू डिश प्रिंस जैंग के लिए बनाएगी और यहाँ शेफ बोलते हैं कि वो उसकी हेल्प करेंगे। और इधर देखते हैं कि लू बेई सबको बताती है कि उसका आइडिया काम कर गया और अब वो अच्छा खाना खा सकती है। और तभी यहाँ पे फोर्थ प्रिंस की वाइफ आ जाती है और उन्होंने भी यहाँ पर काफी सारा खाना लाया होता है और अब ये सब खाने का एंजॉय कर रहे होते हैं। तो लू बेई यहाँ हॉन्टिंग से पूछती है कि फोर्थ प्रिंस ने उन्हें बाहर आने की इजाजत दे दी है, लेकिन हॉन्टिंग बताती है कि वो छुपकर यहाँ पर आई है। वैसे भी फोर्थ प्रिंस अभी पैलेस में नहीं है क्योंकि वो कोर्ट में शामिल होने गए हैं। और इधर प्रिंस जैंग को देखते हैं जो कि अपने टीचर से बात कर रहे होते हैं। यहाँ उसके टीचर बताते हैं जब से उन्होंने लू बेई से शादी की है उनकी रेपुटेशन थोड़ी सी
खराब हो रही है क्योंकि लू बेई एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती है और इधर सब खाना एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर दूसरी टीचर आती है और वो यहाँ इन सबको डांटती है कि तुम सब एक साथ नहीं रह सकते हो। और अब इन लोगों की कुकिंग क्लास चल रही होती है और यहाँ टीचर देखती है कि सांगवा जो खाना बना रही होती है काफी जल रहा होता है, तो वो सांगवा को डांटती हुए बोलती है कि क्या तुम थर्ड प्रिंस को ये जला हुआ खाना खिलाने वाली हो। और सांगवा तो एक प्रिंसेस है, तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो टीचर को बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। और यहाँ टीचर और सांगवा के बीच फाइट होने लगती है, लेकिन लू बेई, हासुआ और बाकी सब यहाँ उन दोनों को रोकने की कोशिश करते हैं और साओ यहाँ टीचर पे हमला करती है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लियो, वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वाली होती है और अब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ पे लू बेई और प्रिंस जैंग ने डिनर पे किंग क्यून और अपने सारे ब्रदर्स को इनवाइट किया है उनकी वाइफ्स के साथ। लेकिन यहाँ पर जो बड़े युवराज और उनकी फर्स्ट वाइफ है वो किंग और क्यून को बोलती है कि इन दोनों ने डिनर का अरेंजमेंट यहाँ बाहर क्यों किया है, क्या लोग यहाँ खड़े होकर खाना खाएंगे। और तब यहाँ पे ली बेई बोलती है कि उसने जो खाना यहाँ बनवाया है वो उनकी कंट्री के सारे 9 हिस्सों में खाई जाने वाली डिशेस है। जैसा कि सभी प्रिंस की जो वाइफ्स है वो अलग अलग राज्यों से हैं, तो इसीलिए यहाँ पर उनके राज्य का भी खाना है और यहाँ पर सभी अपने मनपसंद का खाना चूज कर सकते हैं और खाना तो हम सब अंदर ही खाने वाले हैं। अब क्यून और किंग जो होते हैं वो उन्हें ये डिनर काफी पसंद आता है क्योंकि यहाँ पर बहुत अलग अलग डिशेस होती है जो कि उनकी कंट्री के हर राज्य से आई हैं। और इधर दिखाया जाता है कि सांगवा और थर्ड प्रिंस किचन में खाना बना रहे होते हैं और यहाँ सांगवा थर्ड प्रिंस को काफी डांटती है क्योंकि उन्होंने खाने में नमक बहुत ज्यादा डाल दिया था। और अब सब यही डिनर पे साथ होते हैं और यहाँ किंग प्रिंस जैंग और उनकी वाइफ ली बेई को बोलते हैं कि आज तुम दोनों ने अपना काम बखूबी किया है और आज लग रहा है कि ये पैलेस सिर्फ एक पैलेस ही नहीं एक घर भी है, क्योंकि आज मेरी पूरी फैमिली एक साथ यहाँ डिनर कर रही है। और वो यहाँ प्रिंस जैंग और उनकी वाइफ की काफी तारीफ करते हैं और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये जो लेडी है वो प्रिंस जैंग की बायोलॉजिकल मदर है और ये छोटा बच्चा इयन जैंग है और ये किंग का सबसे छोटा सन है। और यहाँ लू बेई प्रिंस जैंग को बोलती है कि आपको अपनी मदर से बात करनी चाहिए, लेकिन प्रिंस जैंग बोलते हैं कि उनकी मदर उन्हें पसंद नहीं करती है, इसलिए वो उनके पास नहीं जा सकते हैं। और अब यहाँ पे किंग और क्यून लू बेई को बोलते हैं कि हम तुम्हें कोई भी गिफ्ट दे सकते हैं, तुम्हें जो चाहिए तुम मांग सकती हो। और यहाँ लू बेई किंग और क्यून को बोलती है कि उसे अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए अपने घर जाना है और यहाँ किंग और क्यून उसे परमिशन दे देते हैं और ली बेई काफी खुश होती है। और अब दिखाया जाता है कि ली बेई यहाँ अपनी दासियों के साथ होती है और उसने यहाँ पे थोड़ी सी आग लगाई होती है ताकि इन सबको ठंड न लगे और ये सब यहाँ आराम से एंजॉय कर सके। तभी यहाँ पर दासी देखती है कि आग काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। इधर सांगवा को दिखाया जाता है जो कि छुपकर ये सब देख रही होती है और यहाँ हमें पता चलता है कि सांगवा ने उस जगह पर बहुत सारा चारकोल रख दिया था, जिसकी वजह से आग काफी ज्यादा बढ़ गई थी। और अब हमें दिखाया जाता है कि जो सेकंड क्वीन है उसके सामने ली बेई और उसकी दासियां होती है और वो ली बेई को काफी डांट रही होती है क्योंकि उसने महल के रूल्स को तोड़ा है। महल में आग लगवाने की परमिशन बिल्कुल नहीं थी, महल में आग लगवाने की परमिशन बिल्कुल नहीं थी, फिर भी ली बेई ने ऐसा किया और अगर आग बढ़ जाती तो कोई भी दुर्घटना हो सकती थी। लेकिन ली बेई यहाँ कहती है कि उसने चारकोल के सिर्फ कुछ ही टुकड़े डाले थे, लेकिन पता नहीं अचानक से आग क्यों बढ़ गई। और यहाँ पे सांगवा क्यून को बोलती है कि आपको ली बेई को सजा देनी चाहिए, आपको इसे महल से बाहर निकाल देना चाहिए। और यहाँ लू बेई को समझ में आ जाता है कि ये सब सांगवा ने किया है क्योंकि वो तो चाहती है कि लू बेई महल से बाहर चली जाए और वो यहाँ क्यून को बोलती है कि ये सब सांगवा ने किया है। लेकिन लेडी उसे बोलती है कि ये बिल्कुल तुम्हारी गलती है और इसकी सजा भी तुम्हें मिलेगी। और तभी यहाँ पे प्रिंस जैंग आ जाते हैं और वो क्यून को बोलते हैं कि मैं अपनी वाइफ के बदले आपसे माफी मांगता हूँ। लेकिन यहाँ जो क्यून होती है वो बोलती है कि सजा तो इसे मिलेगी ही। और वो यहाँ पे बोलती है कि तुम्हें जो परमिशन मिली थी अपने पेरेंट्स से मिलने जाने के लिए उसे अब कैंसिल किया जाता है, अब तुम अपने पेरेंट्स से नहीं मिल सकती हो। और यहाँ ली बेई काफी उदास हो जाती, वो पूरी तरह से खोई होती है। और यहाँ प्रिंस जैंग को भी बुरा लगता है क्योंकि ली बेई काफी खुश थी अपने पेरेंट्स से मिलने जाने के लिए। और अब वो यहाँ सांगवा को बोलते हैं कि मुझे पता है कि ये सब तुम्हारी हरकत है, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें सजा ना दूं तो अगली बार से ऐसा कुछ करने के बारे में सोचना भी मत।
और अब ली बेई को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा रो रही होती और यहाँ प्रिंस जैंग उसे बोलते हैं कि मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ कि तुम अब अपने पेरेंट्स से नहीं मिल सकती हो। लेकिन ली बेई बोलती है कि ये उसकी गलती नहीं है, आग उसकी वजह से नहीं लगी थी। और अब यहाँ प्रिंस जैंग का आदमी प्रिंस जैंग को बताता है कि लू बेई ने खाना नहीं खाया है और वो लू बेई को बोलते है कि अब तुम खाना खाओ। और यहाँ ली बेई बोलती है कि आज नूडल्स क्यों है। तो यहाँ प्रिंस जैंग का आदमी बताता है कि आज प्रिंस जैंग का बर्थडे है। तो लू बेई प्रिंस जैंग को बर्थडे विश करती है और यहाँ प्रिंस जैंग का आदमी लू बेई को बताता है कि प्रिंस जैंग का बर्थडे यहाँ कोई सेलिब्रेट नहीं करता और न ही किसी को याद है। वो बचपन से ही बिल्कुल अकेले रहे। क्यून और क्वीन भी उन पर ध्यान नहीं देते थे और लू बेई को प्रिंस जैंग के लिए काफी बुरा लगता है। और अब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है ली बेई ने प्रिंस जैंग के लिए खाना बनाया होता है और यहाँ ली बेई के साथ सभी लोग प्रिंस जैंग को उनका बर्थडे विश करते हैं और प्रिंस जैंग को ये सब काफी पसंद आता है। और तभी ली बेई देखती है कि यहाँ पर उसके पेरेंट्स हैं, उन्हें देखकर वो काफी खुश होती है और प्रिंस जैंग यहाँ से बताते हैं कि उनके पेरेंट्स को वो यहाँ पर छुपा कर लाए हैं। और ली बेई अपने पेरेंट्स के साथ काफी खुश हो, वो बहुत ही एंजॉय करती है और अपने पेरेंट्स को बताती है कि वो यहाँ पर काफी खुश है और प्रिंस जैंग उसका ध्यान रखते हैं। और ये सब सुनकर उसके पेरेंट्स भी काफी खुश होते हैं। और अब यहाँ पे प्रिंस जैंग ली बेई को बोलते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स यहीं पर है तो हमें एक ही कमरे में रहना चाहिए। और अब यहाँ पे ली बेई बोलती है कि वो फ्लोर पे सोएगी, लेकिन प्रिंस जैंग बोलते हैं कि नहीं, वो फ्लोर पे सोने वाले हैं। और अब ये दोनों साथ होते हैं और ये दोनों काफी नर्वस होते हैं। और लू बेई यहाँ प्रिंस जैंग को थैंक्स करती उसके पेरेंट्स को यहाँ लाने के लिए। और प्रिंस जैंग बोलते हैं कि उन्हें तो ये करना ही था क्योंकि उन्हीं की वजह से लू बेई अपने पेरेंट्स से नहीं मिल पाती। और अब इधर देखते हैं कि थर्ड प्रिंस सांगवा के लिए खाना लेकर आए होते हैं और यहाँ वो सांगवा को बताते हैं कि ये खाना बिल्कुल स्पाइसी है जैसा कि सांगवा को पसंद है। और जब सांगवा ये खाना खाती है तो उसे काफी अच्छा लगता है और वो थर्ड प्रिंस को थैंक्स करती है। और अब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि ली बेई के पेरेंट्स यहाँ से जाने वाले होते हैं और यहाँ ली बेई अपने भाई को बोलती है कि अब तुम बड़े हो चुके हो तो घर पर पेरेंट्स का ध्यान रखना। और यहाँ ली बेई के पेरेंट्स उसे उसका भी ध्यान रखने को बोलते हैं। और प्रिंस जैंग यहाँ ली बेई के पेरेंट्स को बोलते हैं कि वो ली बेई का ध्यान रखेंगे। लेकिन ली बेई के फादर यहाँ से बोलते हैं कि अच्छा होगा आप इसे बोलने से ज्यादा कर दिखाए तो। और अब वो काफी इमोशनल होते हैं और अब ली बेई अपने पेरेंट्स को सी ऑफ करती है और यहाँ पर ली बेई काफी इमोशनल होती है। तो प्रिंस जैंग उसे बोलते हैं नेक्स्ट टाइम उसके पेरेंट्स को वो अच्छे से यहाँ पर लाएंगे, उन्हें छुपा कर नहीं लाना होगा। और अब इधर कोर्ट में दिखाया जाता है जहाँ किंग थर्ड प्रिंस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं। और अब हमें यहाँ पता चलता है कि सांगवा जो की दाओचन के प्रिंसेस है वो दाओचन वापस चली गई है। और यहाँ पर किंग पूछते हैं कि बताओ ऐसा क्यों हुआ है। तो थर्ड प्रिंस यहाँ बताते हैं कि लास्ट नाइट उन्होंने सांगवा को बोला था कि वो दूसरी शादी करना चाहते हैं और इसी वजह से सांगवा उस पे काफी गुस्सा हुई थी और वो वहाँ से चली गई। और यहाँ किंग थर्ड प्रिंस को बोलते हैं क्या तुम्हें नहीं पता वो दाओचन के प्रिंसेस है और उसकी जो बड़ी सिस्टर है वो दाओचन की क्यून है और अगर हमारा रिलेशन दाओचन से खराब होता है तो ये हमारे लिए काफी बुरा है। तो तुम्हें खुद ही दाओचन जाना होगा और सांगवा को वहाँ से लाना होगा और जब तक वो वापस नहीं आ जाती तुम भी इस महल में वापस नहीं आ सकते हो। और अब इधर प्रिंस जैंग को देखते हैं जहाँ उसका आदमी उसे बताता है कि थर्ड प्रिंस ने आपको अपने साथ दाओचन जाने के लिए रिक्वेस्ट की है और वो चाहते हैं कि आपकी वाइफ लू बेई भी आपके साथ चले। और यहाँ थर्ड प्रिंस बोलते हैं कि ठीक है। और अब हम देखते हैं कि लू बेई, थर्ड प्रिंस और प्रिंस जैंग एक साथ दाओचन के लिए निकल जाते हैं और यहाँ ये सब रास्ते में लंच करते हैं। प्रिंस जैंग और लू बेई को खाना काफी अच्छा लगता है लेकिन यहाँ थर्ड प्रिंस को ये खाना पसंद नहीं आता क्योंकि ये काफी तीखा होता है। और यहाँ लू बेई प्रिंस जैंग को और थर्ड प्रिंस को बताती है कि सांगवा ने उसे बताया था कि दाओचन के लोगों को तीखा खाना काफी ज्यादा पसंद होता है और वहाँ पे सभी लोग सिर्फ तीखा खाना ही खाते हैं। और यहाँ पे थर्ड प्रिंस लू बेई को बोलते हैं कि तुम दोनों को मेरी हेल्प करनी होगी और मुझे पता है कि तुम सांगवा की अच्छी फ्रेंड हो तो तुम उसे मना सकती हो यहाँ आने के लिए। लेकिन लू बेई बोलती है ये तो उसी पे डिपेंड करता है। और प्रिंस जैंग के सामने यह शर्त रखती है कि अगर फोर प्रिंस को सांगवा को लेकर जाना है तो प्रिंस जैंग को क्यून से शादी करनी होगी। और अब ये सब क्यून के सामने होते हैं और क्यून यहाँ प्रिंस जैंग को बोलती है कि अगर हमारी शादी होती है तो हमारे राज्यों के बीच का जो रिलेशन होगा वो और भी अच्छा होगा। लेकिन प्रिंस जैंग बोलते हैं कि उन्हें ये शादी नहीं करनी है और वो क्यून से पूछते हैं कि आप आखिर ऐसा क्यों कर रही हैं। तो क्यून बोलती है कि क्या आपको समझ नहीं आ रहा, मैं आपको पसंद करती हूँ इसलिए मैंने आपके सामने शादी का प्रस्ताव दिया। लेकिन प्रिंस जैंग बोलते हैं कि मुझे ये शादी नहीं करनी है, मेरी शादी ऑलरेडी हो चुकी है। तो यहाँ क्यून बोलती है कि मुझे पता है कि आपकी और ली बेई की शादी फोर्सली हुई थी और ली बेई और आपके बीच हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन नहीं है।
ली वेई तो आपको पसंद भी नहीं करती। लेकिन प्रिंस चैंग बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कि ली वेई मुझे पसंद करती है या नहीं, लेकिन मैं अपनी वाइफ से प्यार करता हूँ, मुझे वो पसंद है, इसलिए मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता। और अब ली वेई भी बोलती है प्रिंस चैंग अच्छे हैं और वो दोनों काफी वक्त से साथ रह रहे हैं। अब वो प्रिंस चैंग को पसंद करती है। और तभी यहाँ पे सांगवा आ जाती है और वो अपने सिस्टर को बोलती है कि प्लीज तुम इन दोनों को अलग मत करो और मैं सच में जाना चाहती हूँ वापस, इसलिए हम सबको जाने दो। तो क्यून बोलते है कि ठीक है, अगर तुम दिल से यहाँ से जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। और वो फोर्थ प्रिंस को बोलती है कि बहुत टाइम से मैंने अपने सिस्टर को स्माइल करते नहीं देखा, अगर आप इसे लेकर जाना चाहते हैं तो आपको इसे स्माइल कराना होगा। और अब ली वेई और प्रिंस चैंग होते हैं और यहाँ ली वेई प्रिंस चैंग को सॉरी बोलती है। तो उसे क्यून को ये नहीं बताना चाहिए था कि उनकी शादी फोर्सली हुई है और प्रिंस चैंग भी उससे सॉरी बोल रहे होते हैं। तो ली वेई यहाँ बोलती है मुझे पता है आप बस शादी नहीं करना चाहते थे, इसीलिए आपने कहा कि आप मुझसे प्यार करते हैं। और तभी यहाँ पे फोर्थ प्रिंस आ जाते हैं और वो प्रिंस चैंग को यहाँ से लेकर जाते हैं। और अब ये सब खाना खा रहे होते हैं और यहाँ फोर्थ प्रिंस बोलते हैं कि मैं सांगवा को कैसे स्माइल करवाऊँ, तुम दोनों को पता है कि ये कितना मुश्किल है। तो ली वेई बोलते हैं कि अगर आपको सांगवा को यहाँ से लेकर जाना है तो ये शर्त तो पूरी करनी ही होगी। और अब हम देखते हैं फोर्थ प्रिंस ड्रामा प्ले करने के लिए सीख रहे होते हैं ताकि वो सांगवा को स्माइल करवा सके, लेकिन वो अच्छे से नहीं सीख रहे होते हैं। और अब वो बाहर आ रहे होते हैं तो प्रिंस चैंग और ली वेई उन्हें बंद कर देते हैं अंदर और बोलते हैं कि जब तक आप इसे पूरी तरह से सीख नहीं लेते आप बाहर नहीं आ सकते। और अब ली वेई और प्रिंस चैंग होते हैं, यहाँ ये दोनों बात कर रहे होते हैं और अचानक से प्रिंस चैंग ली वेई को बोलते हैं कि अगर हमारी शादी नहीं होती तो तुम किससे शादी करना चाहती और कैसे रहती। तो यहाँ ली वेई बोलती है मैं अपने पेरेंट्स की तरह शादी करना चाहती थी, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और अपने लाइफ में बहुत खुश हैं, तो मैं भी उस इंसान से शादी करती जिसे कि मैं पसंद करती हूँ और जो मुझे भी पसंद करता हो। यहाँ प्रिंस चैंग ली वेई की बातों को ध्यान से सुन रहे होते हैं और अचानक से वो यहाँ से चले जाते हैं। और अब इधर दिखाया जाता है कि फोर्थ प्रिंस सांगवा को स्माइल कराने के लिए बहुत ट्राई करते हैं। उन्होंने तो ड्रामा प्ले करने की स्किल भी सीखी, फिर भी सांगवा को स्माइल नहीं करवा पा रहे होते हैं। लेकिन एट लास्ट सांगवा स्माइल कर ही देती है, जिससे कि फोर्थ प्रिंस काफी खुश होते हैं। और यहाँ क्वीन भी आती है तो वो सांगवा को स्माइल करते हुए देखती है तो बोलती है कि ठीक है अब सांगवा वापस जा सकती है। और अब ये सब साथ में लंच कर रहे होते हैं और यहाँ पे फोर्थ प्रिंस सांगवा को अपनी गलती के लिए सॉरी बोलते हैं और थैंक्स भी कि वो वापस उनके साथ जा रही है। लेकिन यहाँ पर जो क्यून होती है वो फोर्थ प्रिंस को बोलती है कि अगर ऐसा कुछ दोबारा हुआ तो वो उन्हें नहीं छोड़ेगी। तो यहाँ ली वेई बोलती है फोर्थ प्रिंस अब एक आइडियल हस्बैंड बनेंगे और प्रिंस चैंग कुछ एग्रीमेंट पेपर्स क्यून को देते हैं। प्रिंस चैंग ने काफी ड्रिंक किया होता है तो अचानक से वो बेहोश हो जाते हैं, उनकी तबीयत खराब हो रही होती है और प्रिंस चैंग को उनके रूम में लाया जाता है। और लू भी प्रिंस चैंग को बोलती है कि आपने तो थोड़ा सा ही ड्रिंक किया लेकिन आप बहुत ज्यादा ही ड्रंक हो चुके हैं, आपको सो जाना चाहिए। और अब प्रिंस चैंग लू भी को बोलते हैं क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, तुमने क्यून से कहा था कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो क्योंकि हमारी शादी फोर्सली हुई थी तो तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो। लेकिन ली वेई बोलती है कि ऐसा नहीं है, पहले मैं इस शादी में नहीं रहना चाहती थी। तो प्रिंस चैंग बोलती है तो क्या तुम अब इस शादी में रहना चाहती हो। और वो ली वेई को बोलते हैं कि वो उसे पसंद करते हैं, लेकिन ली वेई बोलती है कि हम दोनों बिल्कुल ही अलग हैं और मैं आपको पसंद कैसे कर सकती हूँ, आपने तो कहा था कि कुछ टाइम बाद आप मुझे अपने घर छोड़ देंगे। और अब प्रिंस चैंग यहाँ ली वेई को किस करते हैं और ली वेई तो यहाँ शॉक हो जाती है। और अब नेक्स्ट मॉर्निंग को दिखाया जाता है, ली वेई काफी नर्वस होती है और तभी यहाँ प्रिंस चैंग आते हैं और ली वेई बोलते हैं कि आपने लास्ट नाइट काफी ज्यादा ड्रिंक किया था। प्रिंस चैंग बोलते हैं कि हाँ मुझे पता, मैं बेहोश हो गया था और फोर्थ प्रिंस मुझे यहाँ लेकर आए थे और फिर मैं सो गया था। तो ली वेई बोलती है क्या बस इतना ही आपको याद है, और वो यहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। और यहाँ ली वेई काफी परेशान होती है, प्रिंस चैंग को लास्ट नाइट के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। और अब ली वेई और सांगवा खाना खा रहे होते हैं। यहाँ ली वेई सांगवा को बोलती है उससे कुछ पूछना, लेकिन वो नहीं बता पा रही होती है। और अब वो सांगवा को बोलती है मेरी एक फ्रेंड है, मैं तुम्हें उसके बारे में बता रही हूँ। एक आदमी ने उसे कन्फेस किया कि वो उससे प्यार करता है
वो आदमी उसके क्लोज गया और उसे अच्छा भी लगा, पर वो श्योर नहीं है कि उसकी फीलिंग्स क्या है। सांगा बोलती है कि क्या तुम्हारे और प्रिंस जंग के बीच कुछ हुआ? ली वही बोलती है बोला ना कि वो मेरी फ्रेंड है। तो सांगा बोलती है ठीक है, अपने फ्रेंड को बोलना अपनी फीलिंग्स को शेयर कर ले, नहीं वो उस आदमी को खो ना दे। और अब इधर दरबार में दिखाया जाता है जहाँ राज की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में डिस्कशन हो रहा होता है और यहाँ पे जो बड़े प्रिंस होते हैं वो किंग को अपने थॉट्स बताते हैं कि इससे राज की फाइनेंशियल कंडीशन को और भी अच्छा किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो थर्ड प्रिंस होते हैं वो भी किंग को कुछ आइडियाज बताते हैं जो उन्होंने सोचा होता है और किंग को उन दोनों का आइडिया काफी पसंद आता है और बड़े प्रिंस यहाँ थोड़े जेलस होते हैं क्योंकि थर्ड प्रिंस कुछ ही दिनों में उनके बराबर की जगह पे आ चुके हैं और अब ये सब वापस आ चुके हैं। प्रिंस चैंग ली वेई की हेल्प करने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन ली वेई उन्हें अपना हाथ नहीं देती और चली जाती है। और फोर्थ प्रिंस सांगवा को बोल रहे होते हैं कि अब तुम अपने रूम को जैसा चाहती हो वैसा रख सकती हो। यहाँ फोर्थ प्रिंस चैंग को बोलते हैं कि क्या हुआ, ली वेई तुमसे नाराज है क्या? प्रिंस चैंग बोलते हैं हाँ, आपके बाद मेरी ही बारी है शायद, पहले सांगवा और अब ये। और तभी यहाँ प्रिंस चैंग को बताया जाता है कि उनके टीचर उनसे जल्दी मिलना चाहते हैं। अब प्रिंस चैंग अपने टीचर के साथ होते हैं। यहाँ उसके टीचर बताते हैं हमने जिस राज से लोन लिया था हमें जल्द ही रिपे करने को बोल रहा है, लेकिन हमारे पास जितने सारे पैसे थे उसका एक बड़ा हिस्सा हमने दाचन में लोगों की मदद करने में लगा दिया है और अगर हमने रिपे नहीं किया तो इससे हमारे राज की रेपुटेशन खराब होगी। अगर तुम्हारे पास इसके बारे में कोई भी आइडिया हो तो तुम जल्दी महाराज से बात करो इस बारे में। और प्रिंस चैंग बोलते हैं कि आप चिंता न करें, मैं जल्द ही इसका कुछ उपाय ढूंढता हूँ। और इधर देखते हैं सांगवा को जो कि इतने सारे वेपन्स को बोलते हैं कि मेरे रूम में रख दो, लेकिन फोर्थ प्रिंस बोलते हैं कि इससे तो तुम्हारा पूरा कमरा भर जाएगा, तो तुम अपने सारे वेपन्स को मेरे स्टडी रूम में रख सकती हो। सांगवा बोलते हैं तुम कुछ ज्यादा ही पोलाइट नहीं हो रहे हो क्या, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? तो फोर्थ प्रिंस बोलते हैं कि नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इधर ली वेई को देखते हैं जो कि काफी परेशान थी, उसके दिमाग में हर टाइम लास्ट नाइट के मूवमेंट आ रहे होते हैं। और यहाँ उसकी जो दासियाँ होती है वो बोलते हैं कि आपको खाने के लिए चलना है, लेकिन ली वेई बोलती है कि बोल दो मेरे पेट में दर्द है, मैं नहीं जाने वाली, लेकिन फिर भी उसकी दासियाँ उसे लेकर जाती है। और ली वेई अब यहाँ आती है, ये दोनों खाना खाते हैं। प्रिंस चैंग देखते हैं कि ली वेई अपने ख्यालों में खोई होती है और वो उनसे आज बात भी नहीं कर रही होती। प्रिंस चैंग उससे डायरेक्टली बोलते हैं क्या मैंने कुछ गलत किया है, तुम मुझसे नाराज हो? लेकिन ली वेई बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और इधर सॉन्ग को दिखाया जाता है जो कि बेचारी काफी सैड थी क्योंकि एक मंथ से उसने प्रिंस चैंग को नहीं देखा था। और यहाँ प्रिंस चैंग का आदमी उसे बताता है कि प्रिंस चैंग उससे मिलने के लिए जल्दी आएंगे, जिससे उसे थोड़ा रिलीफ मिलता है। उसे लगता है कि प्रिंस चैंग अभी उसकी केयर करते हैं। और इधर हाउसा और बड़े प्रिंस को दिखाया जाता है कि कुछ लिखने का ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी राइटिंग अच्छी नहीं होती, वो काफी थक भी गए होते हैं। तो हाउसा को बोलते हैं कि अब तुम लिखो, और हाउसिया यहाँ लेटर को काफी अच्छे से लिखते हैं। तो वो बोलते हैं कि तुम्हारी राइटिंग तो वाकई में काफी अच्छी है। और हाउसिया बोलती है कि बचपन से ही उसकी राइटिंग अच्छी है। और यहाँ बड़े प्रिंस बोलते हैं क्या मैंने तुम्हें कुछ बोलने का परमिशन दिया है, तो तुम बोल कैसे सकती हो? तो हाउसिया यहाँ उन्हें सॉरी बोलती है और अब वो हाउसिया को अपने पास खींचते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम्हें जानना वाकई में काफी मुश्किल है। और यहाँ वो उसे बताते हैं कि हमारे राज को जल्द ही लोन जो लिया है उसे रिपे करना है, लेकिन हमारे पास उतने पैसे नहीं है, तो मैं अपने फर्स्ट वाइफ के फादर से हेल्प लेने वाला हूँ। उनके राज की कंडीशन अच्छी है और वो फाइनेंशियली हमारी हेल्प भी कर सकते हैं। और इस तरह जो किंग है दोबारा उनकी नजरों में सबसे पहले मैं रहूंगा। और हासिया बोलती है कि आप तो बहुत अच्छा सोच रहे हैं। और इधर लू वेई को दिखाया जाता है जो कि काफी सैड होती है और शर्त रखती है कि अगर फोर प्रिंस को सांगवा को लेकर जाना है तो प्रिंस चैंग को क्यून से शादी करनी होगी। और अब ये सब क्यून के सामने होते हैं और क्यून यहाँ प्रिंस चैंग को बोलती है कि अगर हमारी शादी होती है तो हमारे राज्यों के बीच का जो रिलेशन होगा वो और भी अच्छा होगा। लेकिन प्रिंस चैंग बोलते हैं कि उन्हें ये शादी नहीं करनी है और वो क्यून से पूछते हैं कि आप आखिर ऐसा क्यों कर रही हैं? तो क्यून बोलती है कि क्या आपको समझ नहीं आ रहा, मैं आपको पसंद करती हूँ इसलिए मैंने आपके सामने शादी का प्रस्ताव दिया। लेकिन प्रिंस चैंग बोलते हैं कि मुझे ये शादी नहीं करनी है, मेरी शादी ऑलरेडी हो चुकी है। क्यून बोलती है कि मुझे पता है कि आपकी और ली वेई की शादी फोर्सली हुई थी और ली वेई और आपके बीच हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन नहीं है। ली वेई तो आपको पसंद भी नहीं करती। लेकिन प्रिंस चैंग बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कि ली वेई मुझे पसंद करती है या नहीं, लेकिन मैं अपनी वाइफ से प्यार करता हूँ, मुझे वो पसंद है, इसलिए मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता। और अब ली वेई भी बोलती है प्रिंस चैंग अच्छे हैं और वो दोनों काफी वक्त से साथ रह रहे हैं। अब वो प्रिंस चैंग को पसंद करती है।
और तभी यहाँ पे सांगवा आ जाती है और वो अपने सिस्टर को बोलती है कि प्लीज तुम इन दोनों को अलग मत करो और मैं सच में जाना चाहती हूँ वापस, इसलिए हम सबको जाने दो। तो क्यून बोलती है कि ठीक है, अगर तुम दिल से यहाँ से जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। और वो फोर्थ प्रिंस को बोलती है कि बहुत टाइम से मैंने अपने सिस्टर को स्माइल करते नहीं देखा, अगर आप इसे लेकर जाना चाहते हैं तो आपको इसे स्माइल कराना होगा। और अब ली वेई और प्रिंस जैंग होते हैं और यहाँ ली वेई प्रिंस जैंग को सॉरी बोलती है। तो उसे क्यून को ये नहीं बताना चाहिए था कि उनकी शादी फोर्सली हुई है और प्रिंस जैंग भी उसे सॉरी बोल रहे होते हैं। तो ली वेई यहाँ बोलती है मुझे पता है आप बस शादी नहीं करना चाहते थे, इसीलिए आपने कहा कि आप मुझसे प्यार करते हैं। और तभी यहाँ पे फोर्थ प्रिंस आ जाते हैं और वो प्रिंस जैंग को यहाँ से लेकर जाते हैं और अब ये सब खाना खा रहे होते हैं। और यहाँ फोर्थ प्रिंस बोलते हैं कि मैं सांगवा को कैसे स्माइल करवाऊं, तुम दोनों को पता है कि ये कितना मुश्किल है। तो ली वेई बोलते हैं कि अगर आपको सांगवा को यहाँ से लेकर जाना है तो ये शर्त तो पूरी करनी ही होगी। और अब हम देखते हैं फोर्थ प्रिंस ड्रामा प्ले करने के लिए सीख रहे होते हैं ताकि वो सांगवा को स्माइल करवा सके, लेकिन वो अच्छे से नहीं सीख रहे होते और अब वो बाहर आ रहे होते हैं। तो प्रिंस जैंग और ली वेई उन्हें बंद कर देते हैं अंदर और बोलते हैं कि जब तक आप इसे पूरी तरह से सीख नहीं लेते आप बाहर नहीं आ सकते। और अब ली वेई और प्रिंस जैंग होते हैं, यहाँ ये दोनों बात कर रहे होते हैं और अचानक से प्रिंस जैंग ली वेई को बोलते हैं कि अगर हमारी शादी नहीं होती तो तुम किससे शादी करना चाहती और कैसे रहती। तो यहाँ ली वेई बोलती है मैं अपने पेरेंट्स की तरह शादी करना चाहती थी, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। तो मैं भी उस इंसान से शादी करती जिसे कि मैं पसंद करती हूँ और जो मुझे भी पसंद करता हो। यहाँ प्रिंस जैंग ली वेई की बातों को ध्यान से सुन रहे होते हैं और अचानक से वो यहाँ से चले जाते हैं। और अब इधर दिखाया जाता है कि फोर्थ प्रिंस सांगवा को स्माइल कराने के लिए बहुत ट्राई करते हैं। उन्होंने तो ड्रामा प्ले करने की स्किल भी सीखी, फिर भी सांगवा को स्माइल नहीं करवा पा रहे होते, लेकिन एट लास्ट सांगवा स्माइल कर ही देती है, जिससे कि फोर्थ प्रिंस काफी खुश होते हैं। और यहाँ क्वीन भी आती है तो वो सांगवा को स्माइल करते हुए देखती है, तो बोलती है कि ठीक है अब सांगवा वापस जा सकती है। और अब ये सब साथ में लंच कर रहे होते हैं और यहाँ पे फोर्थ प्रिंस सांगवा को अपनी गलती के लिए सॉरी बोलते हैं और थैंक्स भी कि वो वापस उनके साथ जा रही है। लेकिन यहाँ पर जो क्यून होती है वो फोर्थ प्रिंस को बोलती है कि अगर ऐसा कुछ दोबारा हुआ तो वो उन्हें नहीं छोड़ेगी। तो यहाँ ली वेई बोलती है फोर्थ प्रिंस अब एक आइडियल हस्बैंड बनेंगे और प्रिंस जैंग कुछ एग्रीमेंट पेपर्स क्यून को देते हैं। तो प्रिंस जैंग ने काफी ड्रिंक किया होता है तो अचानक से वो बेहोश हो जाते हैं, उनकी तबीयत खराब हो रही होती है और प्रिंस जैंग को उनके रूम में लाया जाता है। और लू वेई प्रिंस जैंग को बोलती है कि आपने तो थोड़ा सा ही ड्रिंक किया, लेकिन आप बहुत ज्यादा ही ड्रंक हो चुके हैं, आपको सो जाना चाहिए। और अब प्रिंस जैंग लू वेई को बोलते हैं क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, तुमने क्यून से कहा था कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो क्योंकि हमारी शादी फोर्सली हुई थी, तो तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो। लेकिन ली वेई बोलती है कि ऐसा नहीं है, पहले मैं इस शादी में नहीं रहना चाहती थी। तो प्रिंस जैंग बोलती है तो क्या तुम अब इस शादी में रहना चाहती हो। और वो ली वेई को बोलते हैं कि वो उसे पसंद करते हैं, लेकिन ली वेई बोलती है कि हम दोनों बिल्कुल ही अलग हैं और मैं आपको पसंद कैसे कर सकती हूँ, आपने तो कहा था कि कुछ टाइम बाद आप मुझे अपने घर छोड़ देंगे। और अब प्रिंस जैंग यहाँ ली वेई को किस करते हैं और ली वेई तो यहाँ शॉकी हो जाती है। और अब नेक्स्ट मॉर्निंग को दिखाया जाता है, ली वेई काफी नर्वस होती है और तभी यहाँ प्रिंस जैंग आते हैं और ली वेई बोलते हैं कि आपने लास्ट नाइट काफी ज्यादा ड्रिंक किया था। जैंग बोलते हैं कि हाँ मुझे पता, मैं बेहोश हो गया था और फोर्थ प्रिंस मुझे यहाँ लेकर आए थे और फिर मैं सो गया था। तो ली वेई बोलती है क्या बस इतना ही आपको याद है, और वो यहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। और यहाँ ली वेई काफी परेशान होती है, प्रिंस जैंग को लास्ट नाइट के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। और अब ली वेई और सांगवा खाना खा रहे होते हैं। यहाँ ली वेई सांगवा को बोलती है उससे कुछ पूछना, लेकिन वो नहीं बता पा रही होती है। और अब वो सांगवा को बोलती है मेरी एक फ्रेंड है, मैं तुम्हें उसके बारे में बता रही हूँ। एक आदमी ने उसे कन्फेस किया कि वो उससे प्यार करता है, वो आदमी उसके क्लोज गया और उसे अच्छा भी लगा, पर वो श्योर नहीं है कि उसकी फीलिंग्स क्या है। सांगवा बोलती है कि क्या तुम्हारे और प्रिंस जैंग के बीच कुछ हुआ। ली वेई बोलती है बोला ना कि वो मेरी फ्रेंड है। तो सांगवा बोलती है ठीक है अपनी फ्रेंड को बोलना कि अपनी फीलिंग्स को शेयर कर ले, वो उस आदमी को खो ना दे। और अब इधर दरबार में दिखाया जाता है जहाँ राज की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में डिस्कशन हो रहा होता है। और यहाँ पे जो बड़े प्रिंस होते हैं वो किंग को अपने थॉट्स बताते हैं कि इससे राज की फाइनेंशियल कंडीशन को और भी अच्छा किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो थर्ड प्रिंस होते हैं वो भी किंग को कुछ
आइडियाज बताते हैं जो उन्होंने सोचा होता है और किंग को उन दोनों का आइडिया काफी पसंद आता है और बड़े प्रिंस यहाँ थोड़े जेलस होते हैं क्योंकि थर्ड प्रिंस कुछ ही दिनों में उनके बराबर की जगह पे आ चुके हैं और अब ये सब वापस आ चुके हैं। प्रिंस चैंग ली वेई की हेल्प करने के लिए हाथ बढ़ाते हैं लेकिन ली वेई उन्हें अपना हाथ नहीं देती और चली जाती है और फोर्थ प्रिंस संगवा को बोल रहे होते हैं कि अब तुम अपने रूम को जैसा चाहती हो वैसा रख सकती हो। यहाँ फोर्थ प्रिंस प्रिंस चैंग को बोलते हैं कि क्या हुआ, ली वेई तुमसे नाराज है क्या? प्रिंस चैंग बोलते हैं आपके बाद मेरी ही बारी है शायद, पहले संगवा और अब ये। और तभी यहाँ प्रिंस चैंग को बताया जाता है कि उनके टीचर उनसे जल्दी मिलना चाहते हैं। अब प्रिंस चैंग अपने टीचर के साथ होते हैं। यहाँ उसके टीचर बताते हैं हमने जिस राज से लोन लिया था हमें जल्दी रिपे करने को बोल रहा है लेकिन हमारे पास जितने सारे पैसे थे उसका एक बड़ा हिस्सा हमने दाशन में लोगों की मदद करने में लगा दिया है और अगर हमने रिपे नहीं किया तो इससे हमारे राज की रेपुटेशन खराब होगी। अगर तुम्हारे पास इसके बारे में कोई भी आइडिया हो तो तुम जल्दी महाराज से बात करो इस बारे में। और प्रिंस चैंग बोलते हैं कि आप चिंता न करें, मैं जल्दी इसका कुछ उपाय ढूंढता हूँ। और इधर देखते हैं संगवा को जो कि इतने सारे वेपन्स को बोलते हैं कि मेरे रूम में रख दो लेकिन फोर्थ प्रिंस बोलते हैं कि इससे तो तुम्हारा पूरा कमरा भर जाएगा तो तुम अपने सारे वेपन्स को मेरे स्टडी रूम में रख सकती हो। और संगवा बोलते हैं तुम कुछ ज्यादा ही पोलाइट नहीं हो रहे हो क्या, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? तो फोर्थ प्रिंस बोलते हैं कि नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इधर ली वेई को देखते हैं जो कि काफी परेशान थी, उसके दिमाग में हर टाइम लास्ट नाइट के मूवमेंट आ रहे होते हैं और यहाँ उसकी जो दासियाँ होती है वो बोलते हैं कि आपको खाने के लिए चलना है लेकिन ली वेई बोलती है कि बोल दो मेरे पेट में दर्द है मैं नहीं जाने वाली, लेकिन फिर भी उसकी दासियाँ उसे लेकर जाती है और ली वेई अब यहाँ आती है। ये दोनों खाना खाते हैं। प्रिंस चैंग देखते हैं कि ली वेई अपने ख्यालों में खोई होती है और वो उनसे आज बात भी नहीं कर रही होती। प्रिंस चैंग उससे डायरेक्टली बोलते हैं क्या मैंने कुछ गलत किया है तो मुझसे नाराज हो, लेकिन ली वेई बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और इधर सॉन्ग को दिखाया जाता है जो कि बेचारी काफी सैड थी क्योंकि एक मंथ से उसने प्रिंस चैंग को नहीं देखा था और यहाँ प्रिंस चैंग का आदमी उसे बताता है कि प्रिंस चैंग उससे मिलने के लिए जल्दी आएंगे जिससे उसे थोड़ा रिलीफ मिलता है। उसे लगता है कि प्रिंस चैंग अभी उसकी केयर करता है। और इधर हाउस और बड़े प्रिंस को दिखाया जाता है कि कुछ लिखने का ट्राई कर रहे होते हैं लेकिन उनकी राइटिंग अच्छी नहीं होती, वो काफी थक भी गए होते हैं। तो हाउसा को बोलते हैं कि अब तुम लिखो और हाउसिया लेटर को काफी अच्छे से लिखते हैं। तो वो बोलते हैं कि तुम्हारी राइटिंग तो वाकई में काफी अच्छी है। और हाउसिया बोलती है कि बचपन से ही उसकी राइटिंग अच्छी है। और यहाँ बड़े प्रिंस बोलते हैं क्या मैंने तुम्हें कुछ बोलने का परमिशन दिया है तो तुम बोल कैसे सकती हो? तो हाउसिया यहाँ उन्हें सॉरी बोलती है और अब वो हाउसिया को अपने पास खींचते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम्हें जानना वाकई में काफी मुश्किल है। और यहाँ वो उसे बताते हैं कि हमारे राज को जल्दी लोन जो लिया है उसे रिपे करना है लेकिन हमारे पास उतने पैसे नहीं है तो मैं अपने फर्स्ट वाइफ के फादर से हेल्प लेने वाला हूँ। उनके राज की कंडीशन अच्छी है और वो फाइनेंशियली हमारी हेल्प भी कर सकते हैं और इस तरह जो किंग है दोबारा उनकी नजरों में सबसे पहले मैं रहूंगा। और हाउसिया बोलती है कि आप तो बहुत अच्छा सोच रहे हैं। और इधर लू वेई को दिखाया जाता है जो कि काफी सैड होती है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।